हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। इसके अलावा इससे सेन वंश को आसानी से सरकारी पद ग्रहण करने में मदद मिलेगी। मगध राज्य के राजा ने आशा भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, यदि सेन वंश की शक्ति शाही शहर तक सीमित नहीं रहती तो ये बहुत बड़ी क्षति होती। यदि सेन कबीले को शाही शहर के भीतर फिर से स्थापित किया जाता तो शहर की ताकत एक और स्तर तक बढ़ जाती। यदि ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो जवाब देने के लिए और भी अधिक विशेषज्ञ तैयार होंगे। वह है, राठौर सेन हिचकिचाने लगे। सेन वंश की जड़ें रामगढ़ शहर में गहरी थीं, लेकिन अब सेन वंश की ताकत और प्रसिद्धि के साथ वे निश्चित रूप से शाही शहर के भीतर नंबर 1 गुट बन जाएंगे। इस तरह का परिणाम कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही यदि वे वास्तव में स्थानांतरित होना चाहते हैं तो यह एक बड़ा मुद्दा होगा। आखिर सेन वंश का रामगढ़ शहर में होने का कारण कुलपिता की व्यवस्था ही थी। राठौर सेन के हाव भाव देखकर मलिक का चेहरा कठोर हो गया। महाराज, हम यह विकल्प नहीं चुन सकते। सेन वंश का रामगढ़ शहर में निवास करना हमारे कुलपिता का निर्णय था। रामगढ़ शहर को हमारा पैतृक घर कहा जा सकता है, लेकिन हम इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। मलिक का सेन परिवार में विशेष स्थान था। यद्यपि वह कबीले का कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, फिर भी कबीले का नेता भी उसकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकता था। मलिक के दृढ़ विरोध के कारण राठौर सेन केवल राजा के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्णय ले सके। राजा मन ही मन निराशा से आहें भर सकता था। वह वास्तव में चाहते थे कि सेन वंश का शाही शहर के भीतर पुनर्निर्माण किया जाए। इस तरह वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर लेता। सेन कबीले के नौकरों और कई सैनिकों ने परिसर में मलबा हटाना शुरू कर दिया, जबकि बुजुर्गों ने पुस्तकों को अपने स्पेस रिंग्स में संग्रहित कर लिया ताकि कोई उन्हें चुरा ना सके। सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद कबीले ने कुछ समय के लिए कई सरायों में निवास किया। इसके साथ ही उन्होंने रामगढ़ शहर के सभी कारीगरों और लोहारों को 24 घंटे काम करने के लिए बुलाया। उस रात 1000 से अधिक कारीगर एकत्र हुए और सेन वंश का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद राजा ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत आसपास के कई शहरों को अपनी उच्चतम गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री भेजने को कहा गया ताकि सेन वंश आसानी से निर्माण कर सके। फरमान जारी करने के बाद राजा शाही महल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। अतः अपने घावों पर पट्टी बांधने के लिए बमुश्किल समय मिला और राजा तुरंत महल की ओर चल पड़ा। हालांकि रुद्र राजा की सुरक्षा के लिए चिंतित था, इसलिए उसने वेधा और नील को राजा के साथ वापस भेज दिया। इस तरह का दल शाही महल की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। दूसरे दिन सेन कबीले ने पास के शहरों से कई उज्ज्वल संत मास्टरों को किराए पर लेने के लिए एक अच्छी खासी धनराशि खर्च की। दूसरों के घावों को ठीक करने में विशेषज्ञ इन तेजस्वी संत गुरुओं के पास बहुत सी औषधियां भी थीं, जो सेवकों और सैनिकों के उपचार में बहुत सहायक थीं। तेजपुर राज्य के 4 मृत व्यक्तियों की अंतरिक्ष अंगूठियां और उनके अंदर की वस्तुएं कबीले के लिए जब्त कर ली गईं। भीतर से सेन कबीला कई कीमती वस्तुओं, राक्षस कोर और धन प्राप्त करने में सक्षम था। यहाँ तक कि कई उन्नत पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल भी थे, जो खोई हुई चीजों की भरपाई कर देते थे। सेन वंश के पुनर्निर्माण के प्रबंधन पर मलिक का एकाधिकार था। उनके नेतृत्व में अन्य लोग थोड़ा निश्चिंत हो गए। एक सराय में राठौर सेन, सुमति, रुद्र और आध्या सभी एक बंद कमरे के बाहर खड़े थे। यदि बाहर से देखा जाए तो कमरे के अंदर से एक हल्की सफेद रोशनी चमकती हुई दिखाई देगी। चारों 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, तब जाकर आखिरकार दरवाजा खुला। 3 सफेद वस्त्र पहने पीले रंग के पुरुष थके हुए कमरे से बाहर आए। ये तीनों व्यक्ति पास के शहरों से आए श्रेणी 4 के रेडियंट संत मास्टर थे और मगध साम्राज्य के साथ सबसे शक्तिशाली रेडियंट संत मास्टरों में से थे। जब 3 अधेड़ उम्र के व्यक्ति बाहर आए तो उन्होंने चारों का अभिवादन किया। चौथे स्वामी, मेरे स्वामी, हम तीनों के संयुक्त प्रयास से इस आदमी की चोटें फिलहाल स्थिर हो गई हैं। वह जाग चुका है और आपसे मिलना चाहता है। मैं आप तीनों को आपकी परेशानियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। राठौर सेन ने कृतज्ञतापूर्वक बात की और उसके बाद कमरे में चले गए। उनके साथ रुद्र, उनकी माँ और आध्या भी थीं। बिस्तर पर ब्लैक आर्मर्स के कप्तान जेम्स अग्रवाल लेटे हुए थे। हालांकि उसका काला सा कवच उसे लगे अनेक घावों और चोटों के कारण बहुत पहले ही घिसकर ढीला पड़ चुका था। जेम्स अग्रवाल का इलाज 3 क्लास 4 रेडियंट सेंट मास्टर्स द्वारा किया गया था, लेकिन उनके घाव बहुत गंभीर थे। इस प्रकार उसके घाव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और उसका चेहरा अभी भी पीला सफेद रंग का था। रुद्र और अन्य लोगों को कोई बड़ी चोट न लगते देख जेम्स अग्रवाल ने राहत की सांस ली और फिर कमजोर स्वर में बोले, अब स्थिति कैसी है। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि जेम्स अग्रवाल का क्या मतलब था। ये सौभाग्य की बात थी कि 5 शाही सलाहकार यहाँ थे। हम तेजपुर साम्राज्य के लोगों को पीछे धकेलने में सफल रहे। इसके अलावा हम उनमें से 4 को मारने में भी सफल रहे, जबकि शेष बचे लोग गंभीर रूप से घायल होकर भाग गए। हालांकि हमारे सेन कबीले का परिसर पूरी तरह से नष्ट हो गया और अब तक कम से कम 380 लोग हताहत हुए हैं।
जेम्स अग्रवाल ने घृणा से भरी नजरों से अपनी मुट्ठियां कस लीं, हमें इसका बदला लेना होगा। तेजपुर साम्राज्य बहुत अधिक अनियंत्रित हो चुका है। यहाँ तक कि मगध साम्राज्य का शाही महल भी उन्होंने नष्ट कर दिया और वरिष्ठ कबीर घायल हो गए। उनका टकराव हमसे है, हमने बाकी सभी को इसमें शामिल कर लिया और महामहिम को खतरे में डाल दिया। सुमति ने अपराध बोध से कहा, माँ, ये मुसीबत आपके बेटे के कारण आई है। कृपया निश्चिंत रहें, आपका बच्चा निश्चित रूप से हमसे बदला लेगा। मैं तेजपुर साम्राज्य को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। रुद्र ने भारी मात्रा में हत्या की मंशा के साथ गुर्राहट की। जेम्स अग्रवाल ने रुद्र को सम्मान भरी नजरों से देखा। रुद्रसेन, मैं ये कार्य तुम्हें सौंपता हूं। तेजपुर साम्राज्य के लिए आप क्या करना उचित समझते हैं, यह आप पर निर्भर है। मगध साम्राज्य ने अभी अभी युद्ध का अनुभव किया है, इसलिए हमारी सैन्य शक्ति अभी भी कम है। हम तेजपुर साम्राज्य पर बड़े पैमाने पर हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकते। रुद्र ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गया चाचा, मेरे पास उनसे निपटने के लिए पहले से ही एक योजना है। रुद्रसेन, आपको दिए गए संसाधनों का दोहन करना सीखना चाहिए। शांतिपुर साम्राज्य ने आपकी प्रतिभा के कारण आपको शाही संरक्षक की उपाधि देना उचित समझा है। भविष्य में जब तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति होगी तो शायद शांतिपुर साम्राज्य को तुम्हारी अधिक आवश्यकता होगी। जब वह समय आए तब आपको लाभ उठाना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जेम्स अग्रवाल कमजोर ढंग से बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वह ऐसे बोल पा रहे थे जैसे चाचा अपने भतीजे को पढ़ा रहे हों। जब उन्होंने रुद्र की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा तो सोचा कि ऐसे श्रेष्ठ पौत्र के आने से अग्रवाल वंश को कितना सम्मान मिला है। चूंकि मार्गदर्शन उनके चाचा ही दे रहे थे, इसलिए रुद्र ने विनम्र और अध्ययनशील रवैया अपनाया। हालांकि उसके हृदय ने शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। उनकी उम्र उनके हाव भाव से सही मायने में प्रतिबिंबित नहीं होती थी, तथा उन्होंने जेम्स अग्रवाल से अधिक चीजों का अनुभव किया था। जेम्स अग्रवाल जो भी समस्या समझते थे वह रुद्र के लिए नहीं थी। जेम्स अग्रवाल के पीले चेहरे पर रुद्र के चेहरे पर चिंता की वास्तविक झलक थी जिसे छिपाया नहीं जा सका। यद्यपि जब उसने पहली बार अपने चाचा के बारे में जाना तब वह 15 वर्ष का था, फिर भी वे उसके प्रिय परिवार थे। जेम्स अग्रवाल अपनी मां के भाई थे और चाहे जो भी कहा जाए वे परिवार ही थे। अपने हाथ के एक झटके से रुद्र ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक सफेद जेड बोतल निकाली। अंदर से रुद्र ने 2 गोलियां निकाली और जेम्स अग्रवाल को थमा दी। अंकल, ये रेडियंट स्पिरिट पिल्स हैं। कृपया इनका उपयोग स्वयं को ठीक करने के लिए करें। जेम्स अग्रवाल ने इनकार न करते हुए मंद मुस्कान के साथ गोलियां स्वीकार कर लीं। रुद्रसेन, तब तो तुम्हारे चाचा ये गोलियां स्वीकार कर लेंगे। ये कितनी महंगी चीजें हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि इन्हें क्लास 5 के रेडियंट सेंट मास्टर ने बनाया है। जेम्स अग्रवाल की बात सुनकर रुद्र का दिल धड़क उठा। आखिर ये गोलियां कैसे बनाई जाती हैं? उसने पूछा। इसका निर्माण अत्यंत कष्टकारी है। रेडियंट स्पिरिट पिल बनाने के लिए एक क्लास 5 रेडियंट सेंट मास्टर और एक कीमियागर को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कई दुर्लभ सामग्री और पूरक पदार्थ भी एकत्रित करने होंगे। यदि कोई लापरवाही हुई तो यह असफल हो जाएगी, अर्थात रेडियंट स्पिरिट पिल बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। गोली की रैंकिंग जितनी ऊंची होगी उसे बनाना उतना ही अधिक मुश्किल होगा। जेम्स अग्रवाल ने समझाया। रुद्र की आंखें चमक उठीं जब उसने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाला कि जब उसके पास समय होगा तो वह निश्चित रूप से कई गोलियां बनाने की विधि खोज लेगा। भविष्य में उसे निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि जब उसे रेडियंट सेंट फोर्स के उपयोग के बिना किसी को ठीक करने की आवश्यकता होगी। अपने चाचा के कमरे से निकलकर रुद्र सीधे दक्ष और राजीव के पास गया। मैं थोड़े समय के लिए जा रहा हूं। जब समय आएगा तो मैं अपने परिवार की सुरक्षा लेकर तुम्हें परेशान करूंगा। ये सुनकर राजीव और दक्ष दोनों चुप हो गए, मानो उन्हें रुद्र की योजना के बारे में बहुत पहले से पता था। तेजपुर राज्य की ओर राजीव ने पूछा। रुद्र खिड़की के पास गया और उसे खोलकर दूर सेन वंश के खंडहरों को देखने लगा। नहीं, शांतिपुर महल में। शांतिपुर साम्राज्य। राजीव चौंक गया क्योंकि दक्ष को तुरंत ही रुद्र की योजना का अंदाजा हो गया था। भाई, मुझे मत बताओ कि तुम योजना बना रहे हो। तेजपुर साम्राज्य का नाश हो जाएगा। रुद्र गुर्राया। तेजपुर साम्राज्य ने उसके विपरीत तराजू पर वार किया था, अतः रुद्र सचमुच तेजपुर साम्राज्य को फीनिक्स महाद्वीप के चेहरे से मिटा देगा। साथ ही वह शांतिपुर साम्राज्य की शक्ति से बाकी सभी के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। इससे मगध साम्राज्य और शांतिपुर साम्राज्य के बीच संबंधों को भी प्रदर्शित किया जा सकेगा। राजीव के कमरे से बाहर निकलने के बाद रुद्र ने ऋतिक, नयन और उज्ज्वल को बुलाया। क्या मगध साम्राज्य में स्पेस गेट स्थापित करने का कोई तरीका संभव है? हाँ, लेकिन यदि कोई अत्यंत सटीक स्थिति जानना चाहता है तो एक प्रतिक्रियाशील उपकरण अवश्य स्थापित किया जाना चाहिए। उज्ज्वल बोला। रुद्र ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। क्या आप जानते हैं कि ऐसी चीज कैसे बनाई जाती है? हाँ, अच्छी बात है। रामगढ़ शहर से 10 किलोमीटर दूर जाकर एक स्थापित करें। रुद्र बोला। हाँ, आदरणीय शाही संरक्षक। उज्ज्वल ने दोनों हाथ जोड़े और चला गया। उज्ज्वल के चले जाने के बाद कमरे में केवल रुद्र, नयन और ऋतिक ही बचे थे। रुद्र ने गंभीर भाव से दोनों को देखा। नयन, ऋतिक, मैं एक क्षण के लिए शांतिपुर राज्य में वापस आऊंगा। आप अभी यहीं रहेंगे और सेन वंश को खतरे से बचाएंगे।
मेरे परिवार को विशेष रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। सम्माननीय शाही रक्षक, हम सेन वंश की रक्षा के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे। दोनों ने उत्तर दिया। अपनी कुर्सी से उठते हुए रुद्र ने दोनों व्यक्तियों को गंभीरता से देखा। आज यहाँ सभी ने मेरे साथ जो दयालुता दिखाई है, मैं रुद्र उसे अवश्य याद रखूंगा और सभी की दयालुता का बदला चुकाऊंगा। ये सुनकर नयन और ऋतिक बहुत खुश हुए। शांतिपूर्ण साम्राज्य से रुद्र का अनुसरण करने का कारण ये था कि वे स्वयं रुद्र की कुशलता को देखना चाहते थे। वे दिल से जानते थे कि रुद्र किसी और की तुलना में तेजी से ऊंचाइयों को छू लेगा, इसलिए उन्होंने इस अवसर का उपयोग उसके करीब आने के लिए किया। रुद्र के शब्द एक वादे की तरह थे जिससे दोनों अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। अगर हम शाही संरक्षक की सेवा कर सकें तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। सराय से निकलकर रुद्र रामगढ़ शहर के बाहर की ओर उड़ गया और उस क्षेत्र की ओर चल पड़ा जहां उज्ज्वल 10 किलोमीटर दूर कुछ काम निपटा रहा था। उज्ज्वल के पास पहुंचकर रुद्र ने पूछा, कैसा रहा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? उज्ज्वल ने अपने हाथ में मुट्ठी भर आकार के 2 क्रिस्टल पकड़ रखे थे। एक क्रिस्टल को जमीन के नीचे गाड़कर उसने दूसरा रुद्र को थमा दिया। मैंने अभी अभी काम खत्म किया है। सम्मानित शाही रक्षक, ये दोनों क्रिस्टल समान ऊर्जा साझा करते हैं जिसके कारण उनमें अद्भुत संबंध होता है। यदि आप इस क्रिस्टल को उस व्यक्ति के पास ले जाएं जो दूसरी ओर स्पेस गेट का संचालन कर रहा है, तो वे स्पेस गेट को दूसरे क्रिस्टल पर लॉक करने के लिए समन्वित करने में सक्षम होंगे। हालांकि बेहतर होगा कि आप अपने पास उपलब्ध सबसे विस्तृत मानचित्र लेकर आएं ताकि लक्षित क्षेत्र का बेहतर पता लगाया जा सके। रुद्र ने उज्ज्वल से क्रिस्टल ले लिया और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। यह एक गोलाकार क्रिस्टल था जो उसी तरह चमकता था जैसे प्रकाश कांच से होकर चमकता है। इसके अलावा उसके भीतर एक अजीब प्रकार की ऊर्जा घूम रही थी जिसे रुद्र ने पहले कभी नहीं देखा था। क्रिस्टल को अपने स्पेस रिंग में रखकर रुद्र और उज्ज्वल रामगढ़ शहर लौटने के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन सुबह रुद्र ने अपने कुल को अलविदा कहा और सफेद बाघ शावक के साथ मगध साम्राज्य छोड़ दिया। सुमति अपने बच्चे से अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन वह जानती थी कि इस समय उसका काम आसान नहीं था। आंसुओं के साथ उसने अपने बेटे को विदाई दी। रुद्र के मगध राज्य छोड़ने के दूसरे दिन 6 पीले चेहरे वाले फटेहाल स्वर्ग संत गुरु तेजपुर राज्य के शाही महल के मध्य में वापस आ गए। महल के पहरेदारों ने तुरंत ही उनके समूह को पहचान लिया और उन्हें सलामी देकर राजा को रिपोर्ट करने के लिए भाग गए। 6 आदमी महल के हॉल में घुसे और अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। कई लोगों के चेहरे अत्यंत गंभीर थे और वे बिना कुछ बोले बैठे थे, लेकिन उनके चारों ओर का निराशाजनक माहौल स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। जल्द ही बाहर से हंसी की तेज आवाज सुनाई देने लगी। हा, मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर्स इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मगध साम्राज्य के पास हमसे अपनी रक्षा करने की ताकत कैसे होगी? क्या तुमने उस युवक को खत्म कर दिया है, रुद्रसेन? अगर वह नहीं मरा तो एक दिन वह हमारे तेजपुर साम्राज्य पर विपत्ति लाएगा। तेजपुर राज्य का राजा हंसता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान इस बात पर जोर दे रही थी कि वह कितना खुशमिजाज था। परंतु वे 6 व्यक्ति बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे। उनमें से किसी ने भी राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। जब राजा हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल ठीक नहीं था। पास बैठे 6 लोगों की ओर उत्सुकता से देखने पर उसने पाया कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे उदास भी थे। तुरंत ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसका मूड खराब हो गया। 6 के हाव भाव से राजा को मोटे तौर पर अंदाजा हो गया कि अंतिम परिणाम बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। राजा गंभीर होते हुए बोले, सम्माननीय वरिष्ठ जनों, आखिर हुआ क्या है? 6 में से एक ने पीड़ा भरी दृष्टि से आकाश की ओर देखा। इस बार हमने गलत लोगों को नाराज कर दिया है। मूल रूप से सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन जब रुद्रसेन को उसके कबीले के परिसर में पकड़ने का समय आया तो 5 स्वर्ग संत मास्टर हमसे लड़ने के लिए बाहर आ गए। उनकी शक्ति बहुत अधिक प्रबल थी। एक साथ मिलकर भी हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। अंत में उन्होंने हम में से 4 लोगों को मार डाला और बाकी लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि हमें अपने पीछा करने वालों का ध्यान बटाने और अपनी जान बचाकर भागने के लिए अपने बंधकों को भी फेंकना पड़ा। राजा ये सुनकर अचंभित होकर चुप हो गया। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। इस प्रकार का परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी उसने 1000 वर्षों में कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मगध साम्राज्य में भेजे गए 10 स्वर्गीय संत गुरुओं के साथ उन्हें पराजित किया जाएगा। इतना ही नहीं, उनमें से 4 मारे गए और बाकी लोग भाग्यशाली थे कि बच गए। महाराज, हमें संदेह है कि सेन वंश में निवास करने वाले 5 स्वर्गीय संत गुरु वास्तव में शांतिपूर्ण साम्राज्य के 5 शाही सलाहकार थे। केवल उनमें ही इतनी ताकत होगी। लाल बालों वाला आदमी कठिनाई से बोल पाया। ये सुनकर राजा अविश्वास से कांपने लगा। क्या सचमुच सेन वंश और शांतिपूर्ण साम्राज्य के बीच कोई संबंध हो सकता है? मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि हमारा संदेह गलत हो। लाल बालों वाले आदमी ने आह भरी। ... पलक झपकते ही रुद्र को मगध साम्राज्य छोड़े हुए कई दिन बीत गए। इतने दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः सीतांगढ़ शहर वापस आ गया। सीतांगढ़ शहर अग्निपुरम साम्राज्य के भीतर स्थित था और यह वह शहर था जहां रुद्र की रघुवीर से मुलाकात हुई थी। उसने और रघुवीर ने एक दूसरे को पिछले 6 महीने से नहीं देखा था, इसलिए उसे उसकी याद आने लगी थी। इस प्रकार वह सबसे पहले उनसे मिलने जाने का अवसर लेगा।
पिछली बार जब रुद्र यहाँ आए थे तब से सीतानगढ़ शहर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। यह एक ही बात थी, और जिस क्षण से रुद्र शहर में आया उसके चारों ओर का क्षेत्र उसके दिमाग में उस दिन की यादों में घूम गया जब राजीव और वह पहली बार यहाँ आए थे। इसके कारण उनका चेहरा काफी विचलित सा हो गया। अवचेतन रूप से रुद्र सिंहनाद वंश की ओर जाने वाले विशाल द्वार पर पहुंचे। वह सीधे अंदर जाने को तैयार था, तभी बगल में खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उसे ज्यादा करीब आने से रोक दिया। रुको, ये सिंहनाद वंश का निवास है, बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। गार्ड ने रुद्र की ओर देखते हुए बासी आवाज में कहा। रुद्र ने सैनिकों की ओर देखा। वे पहले वाले नहीं थे, इसलिए वे भी उसे नहीं जानते थे। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र ने उनसे बात करने का निश्चय किया। मैं रघुवीर को ढूंढ रहा हूं, कृपया मेरे लिए उसके पास संदेश भेजिए। इस समय युवा स्वामी आगंतुकों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी और दिन फिर आना। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था एक गाड़ी अचानक तेज गति से आगे आती हुई दिखाई दी। गाड़ी के ठीक ऊपर एक बैनर लगा था जिस पर लिखा था सैंटी। शीघ्र ही गाड़ी सिंहनाद कबीले के परिसर के सामने रुक गई। एक सफेद रंग की पोशाक पहने नाजुक आकृति वाली महिला गाड़ी से बाहर निकली। यद्यपि उसका चेहरा ढका हुआ था, फिर भी यह अनुमान लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसका रूप एक ऐसी महिला जैसा था जो अपनी सुंदरता से पूरे देश को अपने अधीन कर सकती थी। महिला गाड़ी से उतरी और जैसे ही उसने रुद्र को देखा उसके चेहरे पर असमंजस की भावना छा गई। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर हैरानी की जगह उलझन की लकीरें उभर आईं और उसने पूछा, अगर मैं पूछूं तो क्या आप भगवान रुद्र हैं? महिला की आवाज बहुत हल्की थी और किसी चिड़िया के गाने जैसी थी। रुद्र उस महिला के ठीक सामने पहुंचा और मुस्कुराते हुए हाथ झुकाकर बोला, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ दूसरी महिला से मिलूंगा। हमारी आखिरी मुलाकात को 1 साल हो गया है, तब से तुम्हारी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है। सिंहनाद वंश की दूसरी स्त्री धीरे से रुद्र के पास आए और अपनी सुंदर आंखों में एक अजीब सी चमक भरकर उसे घूरने लगी। भगवान रुद्र अब काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। भाड़े के सैनिकों के राजा की गौरवशाली उपाधि भगवान रुद्र ने इसी प्रकार प्राप्त की है। जब दोनों गार्डों ने सुना कि दूसरी महिला क्या कह रही थी तो उनके चेहरे पर घबराहट उभर आई। रुद्र को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर उन्हें अपने हृदय में अत्यंत खेद महसूस होने लगा। विशेषकर वह रक्षक जिसने रुद्र को कबीले में प्रवेश करने से दृढ़तापूर्वक मना कर दिया था, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। धमाका, मैंने नहीं सोचा था कि वह भाड़े के सैनिकों का राजा रुद्र होगा। मैंने उससे बात करने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए? रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े। दूसरी महिला की बातें बहुत गंभीर हैं। इसको तो यह उपाधि भाग्य से ही मिली है, बस इतना ही। भगवान रुद्र वास्तव में विनम्र हैं। दूसरी महिला की सुंदर आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही थी। रुद्र की ओर और भी अधिक प्रशंसा से देखते हुए वह बोली, भगवान रुद्र, चूंकि आप हमारे सिंहनाद वंश में हैं, कृपया अंदर आइए और थोड़ी देर बैठिए। ये यहाँ इसी उद्देश्य से आया था। रुद्र बिना किसी अहंकार के प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। कृपया अंदर आइए महाराज। दूसरी महिला ने हाथ हिलाकर उसके साथ साथ आंगन में चलने का इशारा किया। जैसे ही वह पहरेदारों के पास से गुजरी उसने उन दोनों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और आदेश दिया, ये भगवान रुद्र हैं जो हमारे सिंहनाद वंश के सम्मानित अतिथि हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भविष्य में इतने असभ्य न हो। अब जल्दी से भगवान रुद्र से क्षमा मांगें। भयभीत होकर दोनों पहरेदार तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर घबरा कर बोले, आपका सेवक 1000 लोगों की मौत मरे। हे भगवान रुद्र, कृपया इस सेवक को क्षमा करें। पहरेदारों को पता था कि भाड़े के सैनिकों का राजा होने का प्रभाव कितनी दूर तक जाता है। यदि सिंहनाद कबीले को यह पता चल जाता कि उन्होंने भाड़े के सैनिकों के राजा को उनके पास आने से रोक दिया है और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया है, तो रक्षक ये सोचकर भयभीत हो जाते थे कि उन्हें कितनी गंभीर सजा मिलेगी। रहने दो, ये छोटी सी बात थी, इसके बारे में भूल जाना ही बेहतर है। रुद्र हर छोटी छोटी बात में हेराफेरी करने वाला व्यक्ति नहीं था, और जो कुछ हुआ वह उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। कई प्रमुख कुलों के रक्षकों में कुछ हद तक अहंकार था, यहाँ तक कि सेन कुल भी इससे अलग नहीं था। रुद्र दूसरी महिला के पीछे पीछे सिंहनाद कबीले में चला गया, जबकि यह समाचार कि भाड़े के सैनिकों का राजा आ गया है शीघ्र ही जंगल की आग की तरह रक्षकों और कबीले के नेता तक फैल गया। रुद्र के प्रांगण में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद रघुवीर के पिता और अन्य बुजुर्ग उसका स्वागत करने के लिए बाहर आए। हा, हम अपने सिंहनाद वंश में भाई रुद्र की उपस्थिति का स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति मेरे विनम्र निवास में प्रकाश लाती है। सिंहनाद वंश के सरदार ने सम्मानपूर्वक हंसकर अभिवादन किया। अभी रुद्र की पहचान पहले जैसी नहीं थी। भाड़े के सैनिकों के राजा की उपाधि के साथ सिंहनाद कबीले के नेता को भी उसके साथ पहले की तुलना में बहुत अलग व्यवहार करना होगा। नेता के साथ कई बार अभिवादन के बाद रुद्र को हॉल में गर्मजोशी से आतिथ्य प्रदान किया गया। इस बीच सिंहनाद वंश में ये खबर फैलती रही कि वह यहाँ हैं। कई अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों को उनके आगमन की भनक लग गई और वे उनसे मिलने दौड़े चले आए। कुछ लोग उसके साथ मित्रता करना चाहते थे, जबकि अन्य लोग भाड़े के सैनिकों के राजा की कृपा देखना चाहते थे। सिंहनाद कबीले के एक आलीशान कमरे में एक पुरुष की घुरघुराहट और एक महिला की कामुक आवाजें सुनी जा सकती थीं। तभी एक गृहस्वामी अचानक दौड़ता हुआ आया और दरवाजा खटखटाया। युवा स्वामी, इस सेवक को अभी अभी समाचार मिला है कि भाड़े के सैनिकों के राजा रुद्र हमारे सिंहनाद वंश से आए हैं।
कमरे के अंदर कबीर नाथ इस समय बिस्तर पर एक सुंदर स्त्री के साथ लिपटा हुआ था। गृहस्वामी की बात सुनकर उसका पूरा शरीर कांपने लगा तथा शरीर का एक अन्य हिस्सा भी नपुंसक हो गया। क्या रुद्र हमारे कबीले के परिसर में है? कबीर नाथ को 1 साल पहले उसके और रुद्र के बीच हुई घटना याद आ गई, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुद्र सिंहनाथ वंश में आए उन्होंने, वह मुझे ढूंढ रहा होगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। कबीर नाथ ने तुरंत ही अपने अधीन स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने की सारी इच्छा खो दी। उसकी आवाज में कड़वाहट को नजरअंदाज करते हुए वह तुरंत बिस्तर से उतर गया और कपड़े पहनने लगा। हाउसकीपर तियान, एक गाड़ी तैयार करो, मैं तुरंत शहर छोड़ दूंगा। ये बात किसी को मत बताना। ... इस समय रुद्र सिंहनाथ वंश के उच्च पदाधिकारियों से बात कर रहे थे। अब चूंकि वह भाड़े के सैनिकों का राजा था, इसलिए पूरे सिंहनाथ वंश को उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आना पड़ा। उनमें से किसी ने भी ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की जैसे कि वह 1 साल पहले जैसा कुछ नहीं था। खासकर नाथ परिवार ने 1 साल पहले रुद्र के साथ कबीर नाथ की गलतफहमी के लिए माफी मांगने के लिए उन्हें अतिरिक्त ईमानदार होना पड़ा। कई बार बातचीत के बाद रुद्र को समस्या की जड़ तक पहुंचने में सफलता मिली। सिंहनाथ वंश के सरदार के सामने जाकर उसने कहा, महाराज, मैं रघुवीर को देखना चाहता हूं। मैं बहुत क्षमाप्रार्थी हूं, लेकिन भाड़े के सैनिकों की सभा से लौटने के बाद से ही मेरा बेटा बंद कमरे में साधना के लिए बड़े बुजुर्ग के साथ चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। वह व्यक्ति क्षमा याचना करते हुए बोला, लेकिन अंदर ही अंदर वह प्रसन्न था। यदि उसका पुत्र और रुद्र निकट रहेंगे तो जब उसके पुत्र के वंश का नेता बनने का दिन आएगा तो सिंहनाथ वंश को एक बहुत मजबूत मित्र मिल जाएगा। पूरे फीनिक्स महाद्वीप में अफवाहें फैल गईं। जब भी भाड़े के सैनिकों का कोई नया जमावड़ा होता, यदि वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते तो कम से कम वे स्वर्ग के संत गुरु बन जाते। बाकी लोगों के पास आमतौर पर संत शासक बनने का अच्छा मौका होगा। ये सुनकर कि रघुवीर यहाँ नहीं है, रुद्र के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वह आज सिंहनाथ कुल में केवल दर्शन करने के उद्देश्य से आया था। इसके बाद सिंहनाथ कबीले ने रुद्र को और अधिक समय तक रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि रुद्र सहमत हो जाएगा। साथ ही उन्होंने रघुवीर को वापस बुलाने के लिए लोगों को भी भेजा। अंततः रुद्र ने नरमी दिखाई और वादा किया कि वह 1 दिन और रुकेगा। हालांकि उन्होंने रघुवीर को वापस बुलाने के कबीले के प्रयास को अस्वीकार कर दिया। वह रघुवीर की खेती में बाधा नहीं डालना चाहता था। रुद्र का सिंहनाथ वंश में अच्छा स्वागत हुआ और उस रात रुद्र के लिए भोज का आयोजन किया गया। भोज के बाद रुद्र को एक आलीशान कमरा दिया गया जो विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया गया था। इस समय रुद्र की छाती के चारों ओर सो रहा शावक अंततः जाग उठा। अपनी चमकदार आंखें खोलकर वह कमरे में चारों ओर देखने लगा, फिर रुद्र के कंधे पर कूद पड़ा और अपने रोएंदार सिर से रुद्र के गाल को सहलाने लगा। छोटी सी बात है, तुम इतने लंबे समय के बाद आखिरकार जाग गई हो। रुद्र ने शावक को सहलाते हुए हंस दिया। बाघ शावक के भीतर ऊर्जा को महसूस करते हुए रुद्र को यह एहसास हुआ कि बाघ शावक अब कक्षा 3 के स्तर पर पहुंच गया है। मर्रर्र। जैसे ही शावक ने रुद्र के अंतरिक्ष वलय को अपनी नाक से सूंघना शुरू किया, उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। ये जानकर कि बाघ शावक क्या कर रहा है, रुद्र को कुछ झटका लगा। बाघ शावक की बुद्धि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। यदि वह इस तरीके का उपयोग करके स्वर्गीय संसाधनों को खोजने में सक्षम हो पाता, यह शावक सचमुच स्वर्गीय बाघ देवता कहलाने का हकदार है। रुद्र ने सोचा। कुछ सर्पिणी घास, कमल के फूल और बैंगनी फल निकालकर रुद्र ने उन्हें एक एक करके सफेद बाघ शावक को खिलाना शुरू कर दिया। कई दिव्य संसाधनों को खिलाए जाने के बाद बाघ शावक तुरंत ध्यान की नींद में सो गया। सोए हुए बाघ शावक को बिस्तर पर लिटाकर रुद्र ने चिंता भरी दृष्टि से शेष दिव्य संसाधनों को अपने अंतरिक्ष वलय में वापस रख दिया। अब बहुत अधिक स्वर्गीय संसाधन नहीं बचे हैं। संभवतः मेरे पास केवल इतना ही है कि मैं इसे कक्षा 4 के स्तर तक पहुंचा सकूं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द ही कुछ और खोजना होगा, अन्यथा शावक की ताकत खत्म हो जाएगी। वह बड़बड़ाया। रात जल्दी ही बीत गई और दूसरे दिन सुबह रुद्र सिंहनाथ वंश को विदा देने के लिए बाघ शावक को अपने कमरे से अपने साथ ले गया। पुष्प उद्यान से गुजरते समय रास्ते में सिंहनाथ वंश की द्वितीय महिला अपने वाद्य के साथ मंडप के मध्य में बैठी थी। तभी एक सितार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जीथर की भावनात्मक ध्वनि सुनकर रुद्र उस स्वर्गीय जादूगरनी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे उसकी मुलाकात मर्सिनरी सिटी की पवित्र भूमि पर हुई थी। स्वर्गीय जादूगरनी स्वर्ग के नीचे भव्य और अद्वितीय थी। उसकी सुंदरता पशुओं के हृदय को भी मोह लेती थी तथा चांद और फूलों को भी लज्जित कर देती थी। दुनिया अपनी भव्यता खो देगी, यहाँ तक कि रुद्र भी इस पीढ़ी में एक बार आने वाली महिला के प्रति प्रशंसा से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। रुद्र शांतिपूर्वक मंडप की ओर चला गया जहाँ दूसरी महिला थी। पत्थर की मेज पर रखे जीथर को देखकर उसकी आंखें चौंक गईं। जब उसने पवित्र भूमि में स्वर्गीय जादूगरनी को देखा तो वह उसके पास मौजूद जीथर को देख पाया था। सिंहनाथ वंश की दूसरी महिला जिस सितार का प्रयोग कर रही थी, वह बिल्कुल वही सितार था जो स्वर्गीय जादूगरनी प्रयोग कर रही थी। ये बहुत अप्रत्याशित था। रुद्र ने दूसरी महिला को परेशान नहीं किया और एकदम शांत खड़ा रहा। जल्द ही दूसरी महिला द्वारा गाया जा रहा गीत समाप्त हो गया, जिससे वह पीछे मुड़ सकी। भगवान रुद्र, कृपया बैठिए। उसके चेहरे पर मलमल की एक हल्की परत ढंकी हुई थी, जिससे उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा था।
बिना कुछ कहे रुद्र दूसरी महिला के ठीक सामने वाली सीट पर चला गया और बैठ गया। दूसरी महिला की पतली उंगलियों ने हल्की मधुर ध्वनि के साथ जीथर के तार को धीरे से छुआ। रुद्र की ओर देखते हुए वह बोली, ये स्त्री जानती है कि भगवान रुद्र को जीथर एक प्रकार का पौधा प्रिय नहीं है, तो फिर भगवान इस महिला के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे होंगे। मुस्कुराते हुए रुद्र बोला, इसने देखा था कि दूसरी महिला का जीथर और स्वर्गीय जादूगरनी का जीथर एक ही है। मैं केवल उत्सुक था और मैंने करीब से देखने का निर्णय लिया। अगर मैंने आपको परेशान किया है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी महिला की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। क्या भगवान रुद्र स्वर्ग की जादूगरनी से मिले हैं? मैं उससे संयोगवश मर्केंड्री सिटी में मिला था, रुद्र बोला। सिंहनाद वंश की दूसरी स्त्री तुरंत समझ गई और बोली, भगवान ने एक बात भूल की है। मेरा ये जीथर राक्षसी चीख के जीथर का एक नकली संस्करण मात्र है। बाहर से देखने पर दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें से कई नकली हैं। तो यह ऐसा है। यह मेरी टिप्पणियों में बहुत जल्दबाजी थी। इसके बाद रुद्र ने अंततः अलविदा कहने से पहले कई बातचीत भरे शब्द कहे। दूसरी महिला, आज ये सिंहनाद वंश को छोड़ देगा। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अलविदा। क्या भगवान इतनी जल्दी चले जाएंगे? दूसरी महिला अपने हाथों में सितार थामे रुद्र के साथ इत्मीनान से चलने लगी, जिस तरह एक सुशिक्षित महिला चलती है। उन्होंने कहा, इससे निपटने का एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसे टाला नहीं जा सकता, इसलिए मैं वहां ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता, रुद्र ने उत्तर दिया। दूसरी महिला को विदा करने के बाद रुद्र सिंहनाद वंश के नेता की खोज में निकल पड़े। यद्यपि सिंहनाद कबीले के नेता चाहते थे कि वह और अधिक समय तक वहां रहे, परंतु रुद्र वहां से जाने के लिए अड़े हुए थे। अब उसे और अधिक समय तक रुकने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता था, इसलिए केवल खेद के साथ ही नेता ने रुद्र को विदा किया। जैसे ही रुद्र ने सिंहनाद वंश छोड़ा, वह पास के एक एम्पोरियम से उस क्षेत्र का विस्तृत नक्शा खरीदने चला गया। उस पर विहानपुर राज्य को देखकर वह तुरंत वहां के लिए रवाना हो गया। इस सब में उन्होंने अनजाने में ही कबीरनाथ को सीतानगढ़ शहर से दूर भेज दिया था, लेकिन वह व्यर्थ ही गया। विहानपुर राज्य सिंहनाद वंश से ज्यादा दूर नहीं था। कई घंटों की उड़ान के बाद रुद्र अंततः विहानपुर साम्राज्य के एक गढ़ में पहुंचे। नक्शे के अनुसार रुद्र ने शाही शहर के निर्देशों का पालन किया। 4 घंटे की उड़ान के बाद रुद्र राज्य में 3000 किलोमीटर की यात्रा करके अंततः शाही शहर में पहुंचा। इस बार चूंकि वह उनसे मदद मांग रहा था और विनम्र तथा सम्मानजनक होना चाहता था, इसलिए वह सीधे शाही महल की ओर नहीं उड़ा, बल्कि महल के द्वार के ठीक सामने जमीन पर उतर गया। शाही महल में दिन रात पहरेदार तैनात रहते थे और एक स्वर्गीय संत मास्टर के आगमन ने सभी को चौंका दिया और मुख्य पहरेदार को तुरंत नीचे जाकर रुद्र का सम्मानपूर्वक अभिवादन करने के लिए कहा, वरिष्ठ, ये 5वीं गार्ड इकाई का कप्तान है, क्या ये वरिष्ठ की उपस्थिति का कारण जान सकता है? ये कहते हुए वह आदमी जिज्ञासा से रुद्र की ओर देखने लगा। जब कैप्टन ने देखा कि रुद्र कितना युवा है तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रुद्र ने अपनी युवा उपस्थिति को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार का रहस्य अपनाया होगा, जिससे उसकी वास्तविक उम्र छिपी रहे। ये शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही सलाहकार है। मैं आज आपके राज्य में दर्शन करने आया हूँ, कृपया मेरे लिए संदेश भेजिए, रुद्र ने शांति से कहा। ये सुनकर कि उसके सामने वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही सलाहकार है, कप्तान तुरंत चौंक गया। हाँ, आपका सेवक तुरंत एक भेज देगा। तुम वहां जाओ, वरिष्ठ को महल में ले जाओ। कप्तान ने एक व्यक्ति को रुद्र को ले जाने का आदेश दिया, जबकि वह स्वयं किसी प्रकार की चाल ढाल का प्रयोग करते हुए महल में गायब हो गया। जब भी कोई स्वर्गीय संत गुरु दर्शन के लिए आते थे तो कभी भी कोई छोटी बात नहीं होती थी। शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही सलाहकार के पास निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला होगा। इसलिए कप्तान ने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया और तुरंत राजा को सूचना देने के लिए दौड़ पड़ा। विहानपुर साम्राज्य के भव्य महल के भीतर भरपूर श्रृंगार किए हुए कई खूबसूरत महिलाएं अपने पीले शरीर को बमुश्किल ही कपड़ों से ढके हुए गाती और नृत्य करती देखी जा सकती थीं। उनके ठीक सामने एक शुद्ध सोने की मेज थी जिस पर तरह तरह के विदेशी व्यंजन रखे हुए थे। राजा 50 वर्ष से अधिक आयु का अविवाहित व्यक्ति था और उसने स्वर्ण ड्रैगन पोशाक पहन रखी थी। मेज के ठीक सामने बैठा हुआ वह अपने सामने हो रहे प्रदर्शन का आनंद ले रहा था। ठीक उसी समय एक दरबारी खोजे ने दौड़कर आकर राजा के सामने घुटने टेके और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक राजा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव छा गया। दरबारी खोजे की ओर देखते हुए वह बोला, क्या शांतिपूर्ण साम्राज्य का कोई शाही सलाहकार यहाँ दौरे पर आया है? हाँ महाराज, महल के रक्षकों का कप्तान मुझे रिपोर्ट करने आया था, वह झूठ नहीं बोलेगा। राजा सीधे खड़े होकर हॉल के बाहर की ओर बढ़े और बोले, मेरे साथ आओ और उसका स्वागत करो, और कुछ लोगों से शाही सलाहकार को बुलाने को कहो। रुद्र को महल के एक भव्य हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां राजा ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। 5 सफेद बालों वाले बुजुर्ग महल में चले आए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे और रुद्र को देखा, वे तुरंत पास की कुर्सियों पर बैठ गए। रुद्र को अभिवादन करते हुए विहानपुर साम्राज्य के राजा ने कहा, शांतिपूर्ण साम्राज्य के सम्मानित शाही सलाहकार, ये मेरे 5 शाही सलाहकार हैं। रुद्र मुस्कुराया और अपने हाथ उन 5 की ओर बढ़ाए। ये 5 उसके लिए अजनबी नहीं थे। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो ये वे लोग थे जिन्हें उसने सिंहनाद कबीले के साथ देखा था, जब वे अंतरिक्ष द्वार का उपयोग करके भाड़े के सैनिकों के शहर में पहुंचे थे।
पांचों शाही सलाहकारों ने भी रुद्र को मित्रतापूर्वक सलामी दी और फिर एक दूसरे को बधाई दी। शांतिपुर साम्राज्य के शाही सलाहकार का यहाँ आना हमारे विहानपुर साम्राज्य के लिए सम्मान की बात है। लेकिन ये देखते हुए कि यह काफी महत्वपूर्ण तरीका है, अगर हम अनुमति दें तो क्या महाराज कृपया अपनी स्थिति का सबूत दिखा सकते हैं। रुद्र ने हल्की मुस्कान दी। वह जानता था कि विपक्ष निश्चित रूप से उसकी पहचान पर संदेह करेगा। शांतिपुर राज्य विहानपुर राज्य से बहुत दूर था। यदि कोई शाही सलाहकार विहानपुर राज्य का दौरा करता है तो निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न होगा। रुद्र ने अपने स्पेस रिंग से एक बैंगनी जेड पेंडेंट निकाला और बुजुर्ग को दिखाया। क्या ये वस्तु सबूत के तौर पर पर्याप्त होगी? बुजुर्ग ने रुद्र से जेड का टुकड़ा ले लिया और उसका निरीक्षण करने लगे। ये कुशल शिल्प कौशल से बनाया गया था और इस पर शांतिपुर साम्राज्य का ध्वज अंकित था। इस पर एक ओर शांति शब्द उकेरा गया था, जबकि दूसरी ओर रक्षा शब्द लिखा था। हालांकि जब बुजुर्ग को पता चला कि यह जेड किस सामग्री से बना है तो उसकी आंखें भयंकर आश्चर्य से चमक उठी। ये स्पिरिट एमेथिस्ट है। ये सुनकर आसपास के चार शाही सलाहकारों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि स्पिरिट एमेथिस्ट क्या है। यह अत्यंत दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाला जेड था, एक ऐसी वस्तु जिसे कुलीन लोग भी नहीं खरीद पाते। ऐसा कहा जाता है कि आत्मिक नीलम संसार में एकत्रित हुए बैंगनी बादलों से बने थे। ऐसी घटना अत्यंत दुर्लभ थी और फीनिक्स महाद्वीप पर बमुश्किल ही देखी जा सकती थी। TL नोट, ऐसा कहा जाता था कि बैंगनी बादल ऐसी चीज थी जिस पर लाओजी सवारी कर सकते थे। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बात जिसे मैं वास्तव में समझा नहीं सकता। ये देखकर कि वह टोकन विशेष रूप से दुर्लभ स्पिरिट एमेथिस्ट से बना था, शाही सलाहकार पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि रुद्र वही है जो उसने कहा था। अंदर ही अंदर वे अभी भी आश्चर्यचकित थे और मन ही मन सोच रहे थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शांतिपुर साम्राज्य 8 महान साम्राज्यों में से एक है। यहाँ तक कि शाही सलाहकारों को भी विशुद्ध रूप से स्पिरिट एमेथिस्ट से बना पदक दिया जाता है। वे शांतिपुर साम्राज्य से नहीं थे और वे इतनी दूर थे कि उन्हें शांतिपुर साम्राज्य के पीछे की योजना के बारे में पता नहीं था। उन्हें यह नहीं पता था कि शांतिपुर के एक शाही सलाहकार को सबूत के तौर पर केवल एक दुर्लभ प्रकार की धातु से बना पदक ही दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी स्पिरिट एमेथिस्ट से नहीं बनाया गया था, न ही किसी इंपीरियल सलाहकार ने अपने पदकों पर प्रोटेक्ट शब्द खुदवाया होगा। शांतिपुर साम्राज्य में केवल 5 लोग ही स्पिरिट एमेथिस्ट से बने पदक को धारण करने के योग्य थे। रुद्र को जेड वापस लौटाते हुए शाही सलाहकार मुस्कुराए। कृपया मेरी पिछली जिज्ञासा को क्षमा करें। मुझे उम्मीद है कि सीनियर इस पर बुरा नहीं मानेंगे। उसकी पहचान की पुष्टि के बाद सभी लोग रुद्र के साथ पहले से भी अधिक अच्छा व्यवहार करने लगे। दोनों पक्षों के बीच कुछ बातचीत के बाद रुद्र मामले के मूल तक पहुंच गया। आज मैं आपके सम्मानित राज्य में आपका स्पेस गेट उधार लेने आया हूं। क्या यह आपके लिए ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक है। जब भी आपको आवश्यकता होगी हमारे इंपीरियल सलाहकार इसे आपके लिए खोल देंगे। राजा ने रुद्र के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक क्षण रुककर उन्होंने कहा, हमारा विहानपुर साम्राज्य और शांतिपुर साम्राज्य भले ही बहुत दूर हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में सहयोगी बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सीनियर हमारे इरादों को शांतिपुर साम्राज्य तक पहुंचा देंगे। मैं उन शब्दों को अवश्य व्यक्त करूंगा। रुद्र ने उनके अनुरोध का उत्तर दिया। यह क्षेत्र अंतरिक्ष द्वार वाला एकमात्र क्षेत्र था और रुद्र को यह पता नहीं था कि उसे इस द्वार का कितनी बार उपयोग करना होगा। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों राज्यों के बीच संबंध खराब ना हो। इसके बाद रुद्र विहानपुर राज्य के राजा के पीछे पीछे अंतरिक्ष द्वार तक गया। अंतरिक्ष द्वार पर एक सरणी लगी हुई थी और उसमें एक रहस्यमय और जटिल जादू था। एक एकल इंपीरियल सलाहकार ने अपने स्पेस रिंग से कई क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निकाले और उसे स्पेस गेट की गुहाओं में डाल दिया। पर्याप्त शक्ति मिलने पर यह संरचना प्रकाशित होने लगी तथा ऊर्जा से भर गई। अंततः 3 मीटर बड़ा दरवाजा बन गया। दरवाजे के फ्रेम के अंदर का हिस्सा अव्यवस्थित तरीके से मुड़ा हुआ था। इंपीरियल एडवाइजर, आपका गंतव्य कहाँ हो सकता है? अंतरिक्ष द्वार को नियंत्रित करने वाले शाही सलाहकारों ने रुद्र से बात की। शांतिपुर साम्राज्य। नक्शे पर नजर डालने पर इंपीरियल सलाहकारों ने स्थान का पता लगा लिया और तेजी से स्पेस गेट पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। एक क्षण में स्पेस गेट के भीतर का स्थान साफ होने लगा और उसमें पर्वतों की एक विशाल श्रृंखला की छवि बनने लगी। चूंकि हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हम शांतिपुर साम्राज्य के स्थान का पता नहीं लगा सकते हैं। हम आपको केवल एक मोटे निर्देशांक पर ही भेज पाएंगे। यद्यपि यह शांतिपुर साम्राज्य के क्षेत्र में नहीं है, फिर भी इसकी सीमा उससे लगती होनी चाहिए। शाही सलाहकार, कृपया अंदर आइए। अंतरिक्ष द्वार को नियंत्रित करने वाले बुजुर्ग ने कहा। मैं भविष्य में धन्यवाद देने के लिए अवश्य आऊंगा, रुद्र ने गेट में प्रवेश करने से पहले कहा। अपने पैरों की एक छोटी सी गति से ही उन्होंने अनगिनत किलोमीटर पार कर लिए। रुद्र के अंतरिक्ष द्वार से बाहर चले जाने के बाद वह बिना किसी निशान के उसके पीछे गायब हो गया और अपने मूल रूप में वापस आ गया। चारों ओर देखने पर रुद्र को पता चला कि वह एक समतल पर्वत श्रृंखला के बीच खड़ा था जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे। कुछ देर तक अपना नक्शा देखने के बाद वह तुरंत उस दिशा में उड़ने लगा जहां सूर्य था। आधे दिन के बाद रुद्र अंततः शांतिपुर साम्राज्य के शाही महल में पहुंचे और नीचे उतरे।
जैसे ही वह नीचे उतरा, कई सैनिक, जो हत्या की भयानक मंशा रखते थे, उड़ते हुए उसके ऊपर आ गिरे। उसी समय शांतिपूर्ण साम्राज्य के भीतर से काफी मात्रा में क्यूई ची का उत्सर्जन महसूस किया जा सकता था। शीघ्र ही शत्रुतापूर्ण स्वभाव वाले कई स्वर्ग संत गुरु रुद्र को घेरने के लिए उड़कर आए। जब उन्होंने देखा कि नवागंतुक कौन है, तो एक पल के लिए उनके चेहरे स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर कहा, हम शाही रक्षक को अपना सम्मान देते हैं। इस समय रुद्र को घेरे हुए सैनिकों को एहसास हुआ कि वह कौन था। तुरंत ही उनकी हत्या की मंशा बिना किसी निशान के गायब हो गई। कई सौ लोग उसके सामने घुटने टेकने लगे। हम सम्मानित शाही संरक्षक को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। ये अभिजात वर्ग के सैनिक थे जिनकी ताकत मानदंडों से परे थी। जब वे सब एक स्वर में बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो पूरे महल में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही हो। रुद्र ने भ्रमित स्वर्ग संत गुरुओं की ओर मुड़ने से पहले सैनिकों को उठने की अनुमति दी। क्या कुछ ऐसा हुआ कि शांतिपूर्ण साम्राज्य इतना घबरा गया? शाही रक्षक, हमारा महल उड़ान के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। हमें भी महल में प्रवेश करने के लिए पैदल चलना होगा। जब हमने एक व्यक्ति को महल में उड़ते हुए देखा तो हम सभी ने यह मान लिया था कि यह कोई दुश्मन है। शाही सलाहकारों में से एक ने बात की। रुद्र को अचानक एहसास हुआ कि वह शांतिपूर्ण साम्राज्य में बहुत लंबे समय तक नहीं रहा था, इसलिए वह इस भूमि के नियमों को नहीं जानता था। आप अभी जा सकते हैं। मेरे पास कुछ मामले हैं जिन पर मैं पहले राजा से चर्चा करना चाहता हूं। इसके साथ ही रुद्र वहां से चला गया। रुद्र ने अपनी उपस्थिति पूरे महल में फैला दी और जल्दी ही पता लगा लिया कि राजा अपने अध्ययन कक्ष में हैं और वे उसी दिशा में दौड़ पड़े। यद्यपि शांतिपूर्ण महल में हर 3 कदम पर एक गार्ड और हर 5 कदम पर एक गश्ती दल के साथ कड़ी सुरक्षा थी, फिर भी शाही रक्षक के रूप में रुद्र की स्थिति उनके लिए बिना रोक टोक चलने के लिए पर्याप्त थी। किसी को भी उसे रोकने की इच्छा नहीं थी, इसलिए रुद्र राजा के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने में सक्षम हो गया, जहां राजा अपनी मेज पर आराम से एक पुस्तक पढ़ रहे थे। शांतिपूर्ण साम्राज्य के राजा अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर एक पुस्तक हाथ में लेकर रुचिपूर्वक उसे पढ़ रहे थे। कमरे में रुद्र के प्रवेश की आवाज सुनकर वह चौंक गया, जिससे उसने अपनी आंखें किताब से हटा लीं। जब उसने देखा कि उसे परेशान करने वाला रुद्र ही था, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। रुद्र का अचानक आना कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। राजा ने धीरे से पुस्तक नीचे रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाही संरक्षक मुझसे मिलने आएंगे, कृपया बैठिए। रुद्र आश्चर्यचकित भाव से राजा के सामने बैठ गया। हालांकि मुझे आपके महामहिम को देखे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी महामहिम अभी भी पहले जैसे ही स्वस्थ दिख रहे हैं। 500 वर्ष की आयु तक जीने में कोई समस्या नहीं होगी। राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, जैसा कि अपेक्षित था, मैं शाही रक्षक से कुछ भी नहीं छिपा सकता। कई दिन पहले मैंने कुछ दिव्य संसाधनों का उपयोग किया और एक शाही पूर्वज की मदद से एक सफलता हासिल की। यद्यपि मैं अधिक शक्तिशाली हो गया हूं, फिर भी यह अभी भी शाही रक्षक से बहुत दूर है। दोनों पक्षों के बीच थोड़ी देर तक बातचीत हुई, फिर रुद्र ने अंततः अपने मन की बात कह दी। महाराज, सच में मैं एक महत्वपूर्ण काम के लिए वापस आया हूं जिसके लिए शांतिपूर्ण साम्राज्य की मदद की आवश्यकता है। राजा को तुरंत एहसास हो गया कि अगर रुद्र इतनी दूर से दौड़कर वापस आएगा तो मामला गंभीर होगा। वह गंभीर होते हुए बोला, तो फिर जो कहना है कहो। आप हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक हैं। आपकी स्थिति ऐसी है कि आपका जो भी मुद्दा है वह हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य का भी मुद्दा है। मैं एक सेना डिवीजन की इच्छा रखता हूं। अभिजात वर्ग का एक विभाजन। रुद्र बोला, सेना का एक ही डिवीजन? किस लिए? क्या कोई युद्ध हो रहा है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया, ठीक है, युद्ध होगा। इसके बाद रुद्र ने मगध साम्राज्य में जो कुछ हुआ था उसे राजा को बहुत आश्चर्यचकित करते हुए बताया। जब उसने अपने कुल पर हुए विनाश के बारे में बताया तो राजा के मुख से हत्या का भाव निकला। रुद्र के मुख से कथा सुनकर राजा के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। क्रोध से भरकर वह बोला, कितना हास्यास्पद है। ये तेजपुर साम्राज्य बहुत ही बर्बर रहा है। क्या वे शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत रखते हैं मानो वह कुछ भी नहीं है। महाराज, मुझे तेजपुर साम्राज्य को नष्ट करना होगा। इस प्रकार मुझे सैनिकों की एक विशिष्ट टुकड़ी और उन्हें मगध साम्राज्य में भेजने के लिए स्पेस गेट के उपयोग की आवश्यकता है। मैं राक्षस कोर की लागत का अग्रिम भुगतान कर दूंगा। रुद्र बोला। ये सुनकर राजा एक क्षण के लिए झिझके। रुद्र, तुम्हारा अधिकार तुम्हें किसी को रिपोर्ट किए बिना अपनी इच्छानुसार 10 लाख की सेना का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। हालांकि हमें इस मामले पर कल एक बार फिर बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं कल महामहिम का इंतजार करूंगा। रुद्र ने बिना कोई लाग लपेट के कहा और सीधा वहां से चला गया। रुद्र के जाने के कुछ समय बाद राजा भौहें सिकुड़े हुए गहरी सोच में डूबे बैठे रहे। फिर अपनी पुस्तक को वापस उसके स्थान पर रखकर वह अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। राजा के अध्ययन कक्ष से निकलने के बाद रुद्र शांति स्वर्ग महल के लिए रवाना हो गया। दूर से ही रुद्र को महल के पास कई पहरेदार खड़े दिखाई दे रहे थे, मानो वे पत्थर हों। शांति स्वर्ग महल रुद्र का था क्योंकि वह शाही रक्षक था। यद्यपि वह वहां नहीं था, फिर भी पहरेदारों ने ढील नहीं दी। दिन रात वहां कई गार्ड तैनात देखे जा सकते थे तथा दिन के समय भी कई गार्ड क्षेत्र में गश्त करते थे। हम शाही रक्षक को अपना सम्मान अर्पित करते हैं।
स्वाभाविक रूप से जब रुद्र शांति स्वर्ग महल में आया तो वहां मौजूद सभी पहरेदार उसके सामने घुटने टेक दिए। रुद्र बाघ शावक को हाथ में लेकर महल में चला गया। पहरेदारों ने उसके लिए महल के दरवाजे खोल दिए ताकि उसे स्वयं ऐसा न करना पड़े तथा उसके प्रवेश करने के बाद सावधानीपूर्वक दरवाजे बंद कर दिए। ये लड़कियां शाही रक्षक को हमारा सम्मान अर्पित करती हैं। जैसे ही रुद्र ने शांति स्वर्ग महल में प्रवेश किया, कई उत्कृष्ट सुंदरियां तुरंत आगे झुककर उन्हें सलाम करने लगीं। वे शांति स्वर्ग महल की दासियां थीं जो रुद्र के न होने पर भी महल के भीतर ही रहती थीं। आप अपना काम करने के लिए जा सकते हैं, मेरी बात पर ध्यान न दें। रुद्र ने अपने निजी शयन कक्ष में लौटने से पहले कहा। बाघ के बच्चे को धीरे से बिस्तर पर लिटाकर रुद्र अपनी मेज के पास बैठ गया और सोचने लगा। वह जानता था कि सेना के परिवहन के लिए स्पेस गेट का उपयोग करने के लिए भारी मात्रा में वर्ग 5 मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने कई हेवन सेंट मास्टर्स को मार डाला था और उनके स्पेस रिंग जैसे बहुत सारे वर्ग 5 और वर्ग 6 मॉन्स्टर कोर प्राप्त किए थे। कुल मिलाकर ये वर्ग 5 मॉन्स्टर कोर की भरपूर मात्रा थी और अब वर्ग 6 मॉन्स्टर कोर की भी अच्छी मात्रा थी। इस समय रुद्र यह सोच रहा था कि कितने लोगों को ले जाया जा सकता है। यद्यपि उन्हें बड़ी संख्या में होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उनकी ताकत इतनी अधिक होनी चाहिए थी कि वे मगध साम्राज्य की सहायता के बिना तेजपुर साम्राज्य को नष्ट कर सकें और साथ ही भय भी पैदा कर सकें। सम्माननीय शाही रक्षक, कृपया कुछ चाय लीजिए। एक नौकरानी चाय लेकर आए और उसे रुद्र के सामने रख दिया। जैसे ही रुद्र ने अपनी चाय खत्म की, उसके कमरे के बाहर से एक गार्ड की आवाज सुनाई दी। मेरे पास सम्मानित शाही रक्षक के लिए एक रिपोर्ट है, तीसरा राजकुमार आपसे मिलना चाहता है। फकीर के आगमन की खबर सुनकर रुद्र तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर गया। जैसे ही दोनों मिले, फकीर मुस्कुराया। रुद्र, ये वास्तव में तुम हो। मैंने लोगों को शाही रक्षक के लिए चिल्लाते हुए सुना, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह आप ही थे। मुझे नहीं लगता था कि मेरा अनुमान सही होगा। हंसते हुए रुद्र ने जवाब दिया, तो फिर अंदर आ जाओ, यहाँ बाहर खड़े मत रहो। दोनों सेंटी हेवन पैलेस में चले गए और एक मेज के सामने बैठ गए। फकीर तुरंत बोला, रुद्र, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी लौट आओगे। क्या आपने अपने परिवार के साथ हर चीज का ध्यान रखा? तो फिर आप यहाँ कुछ और समय तक रुक सकते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया। एक लहर थमते ही मुसीबत की दूसरी लहर आ जाती है। मैं यहाँ सेना उधार लेने आया हूँ। एक सेना उधार लो। फकीर चौंका। क्या दुश्मन इतना शक्तिशाली है? यदि वेदा और अन्य लोग शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही सलाहकारों का चयन सावधानी से किया गया है। वेदा और अन्य 4 दुश्मनों से 2-1 से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। बाद में रुद्र ने फकीर को एक कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, फकीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तेजपुर का वह राज्य बहुत ज्यादा है। उन्हें सचमुच नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन रुद्र को एक पूरे डिवीजन को स्पेस गेट के माध्यम से ले जाने के लिए बहुत सारे राक्षस कोर के उपयोग की आवश्यकता होगी। मेरा विचार है कि आपको अपने साथ कुछ शाही सलाहकार भी लाने चाहिए। वे तेजपुर साम्राज्य को नष्ट करने में आपकी मदद करेंगे तो उनका नामो निशान भी नहीं बचेगा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। फकीर का सोचने का तरीका बहुत सरल था। यदि मामला केवल तेजपुर साम्राज्य को समाप्त करने का था, तो वेदा का समूह और रुद्र ही इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। इसके लिए बस थोड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बस इतना ही। सेना उधार लेने तथा उन्हें लाने के लिए इतने सारे राक्षसी कोर का उपयोग करने के लिए वह इतनी दूर से यहाँ तक दौड़कर आया था। इसका कारण एक अलग था जो इतना सरल नहीं था। फकीर, तुम्हारा सामान्य अनुमान क्या है कि एक पूरे डिवीजन को परिवहन करने के लिए मुझे कितने राक्षस कोर की आवश्यकता होगी? रुद्र ने पूछा। एक स्पेस गेट एक बार के उपयोग के लिए 6 मॉन्स्टर कोर का उपयोग करता है। मैं मानता हूं कि आप समझते हैं कि स्पेस गेट को चालू रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि लोग स्पेस गेट में तेजी से प्रवेश कर सकें, तो 6 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर लगभग 600 लोगों के लिए पर्याप्त होंगे। ऐसा कहने के बाद इसका मतलब यह है कि एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर 100 लोगों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। क्या आप समझते हैं कि इस समय कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? इसकी भयावह लागत क्या है? क्लास 5 मॉन्स्टर कोर 100 लोगों को भेज सकता है। इसका मतलब यह है कि 100 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर 10,000 लोगों को भेज सकते हैं। कितनी भारी लागत होगी? रुद्र बुदबुदाया। ठीक है, मेरा सुझाव है कि आप ऐसा विचार छोड़ दें। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर क्लास 2 या क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की तुलना में आसानी से नहीं मिलते। 100 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर केवल 10,000 लोगों को ही भेज सकते हैं। ये संख्या बहुत छोटी है और व्यवहारिक भी नहीं है। इसके बजाय कई मजबूत विशेषज्ञों को लाओ। रुद्र मुस्कुराया। हालांकि लागत बड़ी है, लेकिन यह मेरी उम्मीदों से परे नहीं है। फकीर दंग रह गया। रुद्र को संदेह से देखते हुए वह बोला, रुद्र, तुम्हारे पास कितने क्लास 5 मॉन्स्टर कोर हैं, छोटे शैतान? क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की तुलना में एकल क्लास 6 मॉन्स्टर कोर क्या है? रुद्र ने प्रश्न का वास्तविक उत्तर दिए बिना ही उसे उत्तर दे दिया। फकीर ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, क्लास 6 मॉन्स्टर कोर अत्यंत दुर्लभ है। केवल स्वर्ग संत मास्टर ही एक हथियार से राक्षसों को मारने में सक्षम हैं, और वे अभी भी दुर्लभ हैं। कक्षा 6 के सभी जादुई जानवर क्रॉस माउंटेन की गहराई में केंद्रित हैं। इसके बाहर कोई भी नहीं घूमता है और वह क्षेत्र हम मनुष्यों के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। जो भी स्वर्गीय संत मास्टर पहले क्रॉस माउंटेन में प्रवेश कर चुके थे, वे सभी मर चुके थे।
इसलिए वहां से क्लास 6 मॉन्स्टर कोर मिलना कठिन है, लेकिन परिणामस्वरूप उनकी कीमत क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक महंगी है। यदि आपके पास क्लास 6 मॉन्स्टर कोर है तो मैं सटीक संख्या के बारे में निश्चित नहीं हो पाऊंगा। मैं कल्पना करता हूं कि यह कई 100 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का उपयोग करने के समान ही होगा। अगर लोग जल्दी करें तो यह संभवतः 1000 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के बराबर हो सकता है। यदि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर पर्याप्त नहीं है तो मैं क्लास 6 मॉन्स्टर कोर का उपयोग करूंगा। रुद्र बुदबुदाया। दूसरे दिन रुद्र राजा से मिला और एक बार फिर कल की प्रार्थना के विषय में बात करने लगा। इस बार राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र, मैंने कल शाही पूर्वज से बात की थी, उसने मुझे बताया है कि हमारा शांतिपूर्ण साम्राज्य तुम्हें 10 लाख सैनिकों के परिवहन के लिए आवश्यक राक्षस कोर देगा। यदि और अधिक की आवश्यकता होगी तो घाटे की पूर्ति करना आप पर निर्भर होगा। ये सुनकर रुद्र बहुत खुश हुआ। राजा के इन शब्दों का अर्थ ये था कि रुद्र बहुत सारे राक्षस कोर को बचाने में सक्षम होगा। मैं महामहिम को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देता हूँ। रुद्र ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने हंसते हुए कहा, हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य में 5 डिवीजन हैं, जिनमें से प्रत्येक में उत्कृष्ट प्रशिक्षित सैनिक हैं। प्रत्येक डिवीजन में 2 मिलियन सैनिक हैं। प्रत्येक 4 गढ़ में 4 डिवीजन स्थित हैं। अंतिम डिवीजन यही शाही शहर में स्थित है। इन्हें पूर्वी देवता तलवारें नाम दिया गया है तथा इन्हें शाही शहर की रक्षा का महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया है। रुद्र, यदि आप एक बड़े विभाजन की इच्छा रखते हैं तो पूर्वी देवता तलवारों में से कुछ ले लो। तो फिर कोई बात नहीं, खोने को समय नहीं है। मुझे 500,000 की एक डिवीजन की आवश्यकता होगी। रुद्र अधीरता से बोला, 500,000 से अधिक पर्याप्त होना चाहिए। राजा मुस्कुराए, रुद्र, सैनिकों को आपके पास स्थानांतरित करने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके साथ आने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्वी देवता तलवारों को एक आदेश भेजूंगा और उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली 500,000 तलवारों को तुम्हारे साथ भेजने को कहूंगा। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का स्थानांतरण इतनी जल्दी नहीं होगा, इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। रुद्र ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं खबर का इंतजार करूंगा। व्यापारिक वार्ता समाप्त होने के बाद रुद्र ने विहानपुर साम्राज्य की शांतिपूर्ण साम्राज्य के साथ गठबंधन की इच्छा राजा को बताई। उन्होंने विहानपुर साम्राज्य को वचन दिया था कि वे संदेश पहुंचा देंगे, लेकिन दोनों राज्य वास्तव में गठबंधन की दिशा में काम करेंगे या नहीं, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। कुछ देर और बातचीत करने के बाद रुद्र अंततः राजा के महल से निकलकर अपने शांति स्वर्ग महल में वापस आ गया। इसके बाद उसने एक दासी को पुकारा, मैं कुछ देर तक खेती करूंगा। बाकी लोगों को बता दें कि मुझे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मैं उससे पहले किसी से नहीं मिलूंगा और न ही किसी से मिलने की कोशिश करवाऊंगा। ये नौकर समझता है। नौकरानी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया और फिर सबको सूचित करने के लिए झुक गई। रुद्र अपने बिस्तर पर बैठ गया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। फिर उसने अपने अंतरिक्ष वलय से संत शासक के कंकाल को बाहर निकालकर धीरे धीरे उसका निरीक्षण करना शुरू किया। संत शासक का कंकाल लगभग 2 मीटर ऊंचा था और काफी मजबूत दिख रहा था। कंकाल को देखकर ही पता चल जाता है कि वह व्यक्ति जीवित रहते हुए काफी मजबूत रहा होगा। हड्डियां बर्फ की तरह सफेद और लगभग पारदर्शी थीं तथा उनमें से एक तेजों प्रकाश निकल रहा था, जिससे वे किसी बहुमूल्य खजाने की तरह प्रतीत हो रही थीं। कंकाल पर प्रकाश की एक हल्की सी हलचल थी, जो ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर पारा बह रहा हो। ये दूसरी बार था जब रुद्र ने किसी संत शासक का कंकाल देखा था, लेकिन स्थिति पहली बार से भिन्न थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत एक स्वर्गीय संत मास्टर के बराबर थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कंकाल की हड्डियों के भीतर विशिष्ट ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। भीतर की ऊर्जा पानी के विशाल महासागर की तरह थी। सांस छोड़ते हुए रुद्र धीरे धीरे शांत हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर 2 तलवार आत्माओं के साथ संवाद करते हुए उन्होंने सोचा, अर्जुन, वीर, क्या तुम संत शासक के कंकाल को अराजक शक्ति में बदलने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ मास्टर। अर्जुन और वीर दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया और समन्वय के साथ आगे बढ़े। रुद्र के हाथ से प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, जो बैंगनी वस्त्र पहने एक पुरुष और नीले वस्त्र पहने एक स्त्री के रूप में अलग हो गईं। नर सुंदर था और मादा भी इतनी सुंदर थी कि वे दोनों एक दूसरे से विवाहित अमर युगल प्रतीत होते थे। अर्जुन और वीर दोनों ने अपने हाथ ऊपर उठाए, जिससे किसी प्रकार की गुप्त शक्ति के प्रयोग से कंकाल उनके बीच में उड़ाया। अब अर्जुन और वीर ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उनसे नीले और बैंगनी प्रकाश की एक लहर निकली और संत शासक के कंकाल को ढक लिया। कंकाल को परिवर्तित करने की प्रक्रिया काफी तेज थी। लगभग 4 घंटे के बाद संत शासक के कंकाल से एक भूरे रंग की ऊर्जा रुद्र के शरीर में प्रवाहित होने लगी, जहां उसका दानत्यन था। मास्टर, अराजक बल को परिष्कृत करने के लिए अज़ुलेट तलवार कानूनों का उपयोग करें। अर्जुन की आवाज रुद्र के मन में सुनी जा सकती थी, इससे पहले कि उसका व्यक्तित्व रुद्र की दृष्टि से ओझल हो जाता। जैसा कि कहा गया था, रुद्र ने अगले 4 घंटों का उपयोग अराजक बल को परिष्कृत करके उसे प्रयोग में लाने योग्य बनाने में किया। इसके बाद रुद्र ने तुरंत अपने भीतर देखा, जहां एक दीवार स्क्रॉल अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुआ। उनके डेंटियन में 2 काले रंग की ऊर्जाएं थीं जो धीरे धीरे तैर रही थीं और उनकी उपस्थिति ऐसी थी कि जो कोई भी उन्हें महसूस करता था उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। पिछली बार रुद्र 2 शासक आयुधों का उपयोग करके उन्हें अराजक बल में परिवर्तित करने में सक्षम था।
एक धागे से वह अपने शरीर को मजबूत कर पाया, जबकि दूसरे धागे को बचाकर रखा गया था। इस संत शासक के कंकाल के साथ अब उसके पास दो किस्में थीं। अपने डेंटियन में ऊर्जा के दो भूरे रंग के कणों को देखकर रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, अगर मैं अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अराजक बल का उपयोग करूं, तो क्या यह एक समस्या होगी? पिछली बार रुद्र ने इतनी लापरवाही की थी कि उसका पूरा शरीर दर्द से इतना सिकुड़ गया था कि वह मुश्किल से इसे सहन कर पा रहा था। अब कोई समस्या नहीं होगी गुरुजी। आप बिना किसी समस्या के अराजक बल का उपयोग कर सकते हैं। यद्यपि इससे दर्द तो होगा, लेकिन ये पहले जितना बुरा नहीं होगा। जो बोल रहा था वह वीर था, उसकी आवाज बहुत मधुर थी जो सुनने में सुखद थी। तो फिर ठीक है। रुद्र ने एक सांस छोड़ी, क्योंकि उसे लगा कि उसके दिल की धड़कनें कुछ कम हो गई हैं। तुरंत ही उसने अपने शरीर को संयमित करने के लिए अराजक बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही अराजक बल उसके शरीर से गुजरा, रुद्र को पहले की तरह तीव्र दर्द महसूस नहीं हुआ। अभी अराजक बल उसके पास से गुजरते समय उसके शरीर को नष्ट नहीं कर रहा था। यद्यपि दर्द अभी भी था, लेकिन ये रुद्र की सहनशीलता के स्तर के भीतर था। जैसा कि अर्जुन ने कहा था, रुद्र इसका सामना करने में सक्षम होंगे। अराजक बल धीरे धीरे उसके शरीर से होकर गुजरता रहा, जबकि रुद्र महसूस कर सकता था कि उसका शरीर अविश्वसनीय गति से मजबूत हो रहा है। उनकी मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में उल्लेखनीय सुधार महसूस हुआ। अराजक बल द्वारा एक चक्कर पूरा करने के बाद रुद्र के शरीर की शक्ति में एक बड़ी छलांग लगी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर पहले से कहीं बेहतर था और अराजक बल ने केवल 1/3 ही उपयोग किया था। बिना रुके रुद्र ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अराजक बल का प्रयोग जारी रखा। तीसरी क्रांति के बाद अराजक बल का अंततः पुनर्तः उपयोग हो गया था। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और फुर्ती से बिस्तर से छलांग लगा दी। दोनों पैरों को जमीन पर सीधा रखते हुए उसने अपना नाप लिया और अपने शरीर को महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि वह पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया है। यद्यपि उसका शरीर अभी भी लचीला और दृढ़ था, तथापि उसकी रक्षात्मक क्षमताएं कई गुना अधिक मजबूत थीं। अर्जुन, वीर, क्या मैं अपनी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ अराजक बल का उपयोग कर पाऊंगा? रुद्र ने पूछा। आप ऐसा नहीं कर सकते, गुरुजी। यद्यपि आपके शरीर में काफी सुधार हुआ है, फिर भी वह इसका उपयोग करने में सक्षम होने से अभी भी बहुत दूर है। न्यूनतम आवश्यकता तक पहुंचने से पहले मास्टर को कई बार अराजक बल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, लेकिन तब भी मास्टर केवल अराजक बल के अशुद्ध संस्करण का उपयोग करने में सक्षम होगा। रुद्र ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि अराजक बल का सफलतापूर्वक उपयोग करने के बाद भी वह इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है, तो मेरे डेंटियन में अराजक बल के दूसरे धागे को छोड़ना बेकार है। मैं इसका उपयोग अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए खुद को फिर से परिष्कृत करने के लिए कर सकता हूं। ऐसा कहकर रुद्र वापस बैठ गया और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अराजक बल की अंतिम धारा का उपयोग करना शुरू कर दिया। दूसरी स्ट्रैंड का उपयोग होने के बाद दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, रुद्र को लगा कि दरवाजे के बाहर एक नौकरानी चुपचाप खड़ी है। बिस्तर से उतरकर रुद्र ने परिणाम देखने के बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने आप का निरीक्षण किया। मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति के साथ एक महान संत मास्टर भी मेरे लिए खतरा नहीं बन पाएगा। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जब स्वर्ग के संत गुरु भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यद्यपि अराजक बल का उपयोग करने में असमर्थ होना बहुत शर्म की बात थी, लेकिन इसने उसके शरीर को जो ताकत दी थी वह वास्तव में खुशी की बात थी। रुद्र खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि उसके कमरे के बाहर खड़ी नौकरानी उसे सलाम कर रही है। सम्मानित शाही रक्षक के लिए एक रिपोर्ट। पूर्वी देवता तलवारों के सेनापति यहाँ दर्शकों की तलाश में हैं। रुद्र की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अंदर आने दो। हाँ, कुछ ही देर बाद 3 बख्तरबंद जनरल बाहर से आते हुए दिखाई दिए। तीनों व्यक्तियों के चेहरे पर दृढ़ भाव थे। उनमें से एक की उम्र 60 वर्ष थी, जबकि अन्य 2 की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उन सभी ने सफेद कवच पहन रखा था और उनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी जो खून के लिए चीख रही थी। हम शाही रक्षक को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। तीनों व्यक्तियों ने रुद्र को सलाम किया। तीनों जनरलों, कृपया खड़े हो जाइए। मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? रुद्र दयालुता से मुस्कुराया। जनरल साहिल, पूर्वी देवता तलवारों के उपसेनापति। सबसे पहले बुजुर्ग बोले। तभी उसके बगल में खड़े 2 अधेड़ उम्र के लोगों ने भी अपने नाम बताए। जनरल आरुष, पूर्वी देवता तलवारों के सैन्य गवर्नर। जनरल अनिल, पूर्वी देवता तलवारों के सैन्य गवर्नर। तीनों जनरलों, मैं मानता हूं कि महामहिम ने आपको पहले ही स्थिति समझा दी होगी। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वह आश्चर्यचकित था। उन तीनों का उपनाम एक ही था। क्या वे सभी राजपरिवार से संबंधित थे? पूर्वी देवता तलवारों के उपसेनापति ने सिर हिलाया। सम्माननीय शाही रक्षक, महामहिम ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। पूर्वी देवता तलवारों के 500,000 सैनिक पहले ही शाही शहर से यहां आ चुके हैं। जब तक आदेश दिया जाता है, हम 3 पिता और पुत्र किसी भी तरह से शाही रक्षक की सहायता करेंगे और अंतरिक्ष द्वार से मगध साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। रुद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे तीनों पिता पुत्र हैं। उनके दिखावे से उनमें कोई अंतर नहीं था। जब उन्होंने अपनी उपस्थिति से उनकी ताकत को मापा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपनी ताकत को छिपाने की जहमत नहीं उठाई थी।
वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और रुद्र को एहसास हुआ कि वे तीनों ही स्वर्ग के संत गुरु थे। सबसे बड़े भाई साहिल तीसरे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर थे, जबकि अन्य दो पहले चक्र के स्वर्ग संत मास्टर थे। रुद्र ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, फिर मैं तुम तीनों को परेशान करूंगा कि तुम मेरे साथ यात्रा पर आओ। अगर सभी तैयार हैं तो हम अभी जाने की तैयारी करेंगे। हाँ, रुद्र और पूर्वी देवता तलवार के 3 सेनापतियों ने तुरंत ही शांति स्वर्ग महल छोड़ दिया। तीनों सेनापतियों ने रुद्र से अलग होकर अपने रास्ते अलग कर लिए, ताकि वह बहते बादल महल में फकीर को विदाई दे सके, जबकि सेनापति सेना को इकट्ठा करेंगे। प्रवाहित बादल महल में पहुंचने पर बाहर के पहरेदारों ने अपनी प्रशंसा को छिपाए बिना रुद्र को सम्मानपूर्वक सलामी दी और उसे प्रवेश की अनुमति दे दी। जैसे ही रुद्र कई रक्षकों के पास से गुजरा, उनमें से एक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सम्मानित शाही रक्षक आ गए हैं। ये बात फकीर को सुननी थी। रुद्र की शानदार पहचान के साथ उसकी स्थिति पहले से अलग थी। पहरेदारों के लिए शाही रक्षक होने का दर्जा ही फकीर से मिलने के लिए पर्याप्त था। यदि फकीर व्यक्तिगत रूप से शाही रक्षक का अभिवादन करने के लिए आगे नहीं आते तो यह एक अशिष्टतापूर्ण इशारा होता। सचमुच, जैसे ही पहरेदार की आवाज बंद हुई, फकीर को अपने महल के कमरे से तेजी से बाहर निकलते देखा जा सका। यद्यपि वह और रुद्र बहुत करीब थे, लेकिन रुद्र का दर्जा इतना ऊंचा था कि फकीर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हाँ, रुद्र, आज कैसी हवा चल रही है कि तुम मुझसे मिलने आए हो? अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो एक संदेश ही काफी होगा। फकीर हंसा। ये देखकर कि रुद्र स्वयं उसे ढूंढने आए हैं, उसे गर्व और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। मैं अभी अलविदा कहने आया हूँ। बोलते समय रुद्र मंद मंद मुस्कुराया। इतनी जल्दी जाना? थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकते? फकीर रुद्र को इतनी जल्दी जाते हुए देखना नहीं चाहता था। रुद्र के चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव था। मुझे घर के कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे अब जाना होगा। मुझे डर है कि घर पर कुछ हो सकता है। ये सुनकर फकीर के चेहरे पर खामोशी छा गई और चिंता में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर जैसे उसने अपना मन बना लिया हो, फकीर ने चमकती आंखों से रुद्र की ओर देखा। रुद्र, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दो। क्या? रुद्र ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ मगध राज्य चलना चाहते हो? फकीर मुस्कुराया और मजाक में कहा, मैं जानता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूँ? आप मेरी मातृभूमि पर आए हैं, तो क्या मैं आपकी मातृभूमि पर नजर डालने नहीं आ सकता? रुद्र मुस्कुराया और फकीर के कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं ऐसा कैसे न कर सकता हूँ? आपने मुझे अपने घर में स्वागत किया है, स्वाभाविक रूप से मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा परिवार आपका स्वागत करके खुश होगा। तो फिर सब ठीक है। मुझे चिंता थी कि आपका परिवार मेरा स्वागत करेगा या नहीं। तो फिर चलो अपने घर चलें। मेरे पास साथ लाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले से ही मेरे स्पेस रिंग में है। ये कहकर फकीर रुद्र के साथ महल से बाहर चला गया। रुद्र और फकीर दोनों महल से निकलकर अंतरिक्ष द्वार की ओर चल पड़े। दूर से ही वे दोनों महल के ठीक सामने चांदी के वस्त्र पहने सैनिकों की एक टुकड़ी को खड़े हुए देख सकते थे। हर एक सैनिक एक समान स्थिति में खड़ा था, एक भी सैनिक अपनी जगह से बाहर नहीं था। जमीन पर उनके कदमों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बिजली जमीन पर गिर रही हो। नीरस ध्वनियों के बावजूद पूरे डिवीजन से एक विशिष्ट आभा और मारक क्षमता का उत्सर्जन हुआ, जो आसमान में उड़ गई। यह इस बात का प्रमाण था कि इनमें से प्रत्येक सैनिक जीवन और मृत्यु के संघर्ष से गुजरा था। उनमें से प्रत्येक का हाथ खून से सना हुआ था ताकि वे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तक पहुंच सकें। ये पूर्वी देवता की तलवारें हैं। वे शांतिपूर्ण साम्राज्य में कुलीन वर्ग का विभाग कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। यहां तक कि मगध साम्राज्य के ब्लैक आर्मर्स डिवीजन में केवल 3000 लोग हैं। ये देखकर रुद्र अपनी स्वीकृति में सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। पूर्वी देवता तलवारें हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य के 5 विशिष्ट प्रभागों में से एक हैं। कुल मिलाकर उनकी संख्या 2 मिलियन है। पूर्वी देवता तलवारों में प्रवेश करने में सक्षम प्रत्येक सैनिक को सर्वश्रेष्ठ में से बहुत सावधानी से चुना जाता है। इसके बाद अनुशासन की परीक्षा के रूप में उन्हें क्रॉस पर्वत की सीमाओं पर फेंक दिया जाता है, ताकि वे असंख्य जादुई जानवरों का वध कर सकें। इस प्रकार पूर्वी देवता तलवारों के प्रत्येक सैनिक ने जीवन और मृत्यु की कई लड़ाइयों का सामना किया है। फीनिक्स महाद्वीप में केवल 3 महान साम्राज्यों के कुलीन डिवीजन ही तुलना करने में सक्षम होंगे। फकीर ने गर्व भरी नजरों से समझाया। वास्तव में एक शक्तिशाली सेना, अगर ये 500,000 सैनिक मेरी मातृभूमि में होते तो वे किसी भी पड़ोसी देश को आसानी से खत्म कर सकते थे। रुद्र ने प्रशंसा से आह भरी। फकीर हंसा। एक राज्य को खत्म करना तो कुछ भी नहीं होगा, ये सैनिक कई राज्यों को आसानी से नष्ट करने में सक्षम होंगे। हमारा शांतिपूर्ण साम्राज्य किसी भी विशिष्ट डिवीजन के सैनिकों को सीखने के लिए 200 से अधिक मानव स्तरीय युद्ध कौशल और 50 पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल प्रदान करता है। इस प्रकार 5 डिवीजनों में से किसी भी डिवीजन का कोई भी सैनिक कम से कम एक युद्ध कौशल में सक्षम है। इस तरह की ताकत की तुलना किसी भी छोटे देश से नहीं की जा सकती। ये सुनकर रुद्र को दिल में धक्का लगा। फीनिक्स महाद्वीप में युद्ध कौशल अत्यंत मूल्यवान थे। यदि किसी के पास एक भी हो तो वे उसे साझा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मगध साम्राज्य ने भी किसी भी ब्लैक आर्मर को मुफ्त में युद्ध कौशल प्रदान नहीं किया था। उनमें से प्रत्येक को किसी एक तक पहुंच प्राप्त करने से पहले पर्याप्त मात्रा में शक्ति और सराहनीय सेवा की आवश्यकता थी।
लेकिन शांतिपूर्ण साम्राज्य को किसी भी सैनिक को 200 मानव स्तरीय युद्ध कौशल और 50 पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल बिना किसी शुल्क के सीखने की अनुमति देने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा। यह अमीर होने का कोई साधारण मामला नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शांतिपूर्ण साम्राज्य 8 महान साम्राज्यों में से एक है। मैं ये भी नहीं समझ सकता कि शांतिपूर्ण साम्राज्य कितना शक्तिशाली है। रुद्र ने शांतिपूर्ण साम्राज्य की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करते हुए गहरी सांस ली। शीघ्र ही रुद्र और फकीर दोनों अंतरिक्ष द्वार के सामने पहुंच गए, जहां शांतिपूर्ण साम्राज्य का राजा अन्य 5 बुजुर्गों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। शाही रक्षक, ये राजा चिंतित था कि 500,000 सैनिक पर्याप्त नहीं होंगे, इसलिए मैंने कई शाही सलाहकारों से परामर्श किया और उनमें से 5 दुश्मन राष्ट्र का सफाया करने के लिए आपके साथ आने के लिए सहमत हुए। मुझे इन 5 से आपका परिचय कराने की अनुमति दीजिए। ये हैं आरव, ईशान, रेयांश, कियान और आदित्य। जैसे ही राजा ने उनका परिचय कराया, प्रत्येक व्यक्ति रुद्र की ओर बढ़ गया। हम शाही रक्षक को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। राजा के परिचय के बाद 5 बुजुर्गों ने आदरपूर्वक रुद्र को प्रणाम किया। आप 5 शाही सलाहकारों को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैं, रुद्र, वास्तव में आपकी सहायता की सराहना करता हूँ। रुद्र ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए 5 की सहायता स्वीकार कर ली। यदि ये स्वर्गीय संत गुरु उसके साथ लौट आएं तो इससे तेजपुर साम्राज्य को अन्य राज्यों से सहायता मांगने से रोका जा सकेगा। यद्यपि बहुत कम राष्ट्र थे जो शांतिपूर्ण साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होते, फिर भी वे किसी अन्य राज्य को उनसे बचाना नहीं चाहते थे। इस बिंदु तक साहिल पूर्वी देवता तलवारों को उस क्षेत्र तक ले जा चुका था जहां अंतरिक्ष द्वार था। बिना देरी किए रुद्र ने उज्ज्वल द्वारा दिए गए क्रिस्टल और मगध साम्राज्य के नक्शे को अंतरिक्ष द्वार के प्रभारी शाही सलाहकार को सौंप दिया। अंतरिक्ष द्वार के प्रभारी शाही सलाहकार ने रुद्र के हाथ से नक्शा ले लिया और नक्शे के ऊपर क्रिस्टल रख दिया। इसके बाद उन्होंने सरणी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति हेतु 4 श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर लगाए। धीरे धीरे जमीन पर स्थित संरचना में रोशनी आने लगी और द्वार के भीतर एक अव्यवस्थित स्थान बन गया। कुछ समय बाद अंततः द्वार के भीतर का स्थान स्पष्ट दिखाई देने लगा। रुद्र की चौकस निगाह से वह देख सकता था कि यह वही स्थान था जहां उज्ज्वल ने दूसरा क्रिस्टल रखा था। रुद्र को रामगढ़ शहर की दूर की दीवारें भी दिखाई दे रही थीं। हाँ, यही वह क्षेत्र है, चलो चलें, रुद्र ने उत्तर दिया। फिर अंतरिक्ष द्वार को पार करके वह पलक झपकने से भी तेजी से शांतिपूर्ण साम्राज्य से रामगढ़ शहर तक पहुंच गया। अंतरिक्ष द्वार को पार करने के बाद रुद्र ने दूर स्थित रामगढ़ शहर की ओर देखा और पाया कि वह वैसा ही था जैसा वह था। असंख्य लोगों को बिना किसी चिंता या घबराहट के अंदर बाहर आते जाते देखा जा सकता था। ये दृश्य देखकर रुद्र ने राहत की सांस ली। ऐसा प्रतीत हुआ कि जब वह वहां से गया था तब कुछ भी नहीं हुआ था। रुद्र, क्या ये तुम्हारी मातृभूमि है? फकीर अंतरिक्ष द्वार से होकर चला गया और शहर की ओर उत्सुकता भरी नजरों से देखता हुआ रुद्र के पीछे पीछे चलने लगा। ठीक है, मेरा परिवार उसी शहर में है, रुद्र ने सिर हिलाया। शीघ्र ही पूर्वी देवता तलवारों के 3 सेनापति अंतरिक्ष द्वार से बाहर आ गए तथा उनके पीछे सफेद बख्तरबंद पूर्वी देवता तलवार के सैनिक भी आ गए। जैसे ही वे लोग स्पेस गेट के पास से गुजरे, उनमें से प्रत्येक ने उत्सुकता भरी नजरों से उस स्थान की ओर देखा। वे सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि शाही रक्षक किस प्रकार के स्थान से आया था। इंपीरियल प्रोटेक्टर, हमारे डिवीजन को अपना बेस कहाँ स्थापित करना चाहिए? साहिल ने रुद्र से पूछा। रुद्र ने प्रश्न पर विचार करते हुए चारों ओर देखा। शहर में ये काफी सीमित है, 500,000 सैनिकों को समायोजित करना बहुत कठिन होगा। चूंकि यह क्षेत्र काफी विशाल है, इसलिए हम यहाँ शिविर लगाएंगे। हाँ, साहिल ने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर उन सैनिकों को आदेश देने के लिए दौड़ लगाई जो पहले ही स्पेस गेट पार कर चुके थे। कुछ ही देर बाद सैकड़ों सैनिक उस क्षेत्र में खड़े हो गए और जनरल साहिल की कमान में वे फैल गए ताकि बाकी सैनिकों के लिए पर्याप्त जगह हो। रुद्र अंतरिक्ष द्वार से बहुत दूर नहीं खड़ा था और सैनिकों को दूसरी ओर से आते देख रहा था। फकीर, आपको क्या लगता है कि सभी सैनिकों को यहाँ आने में कितना समय लगेगा? फकीर ने कुछ क्षण तक स्पेस गेट को देखा और फिर अपने मन में कई गणनाएं करने लगा। इस गति से 30,000 सैनिकों को पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। एक दिन में 24 घंटे के हिसाब से हमारे पास 360,000 सैनिक होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें 1.5 दिन का समय लगेगा। रुद्र ने सिर हिलाया और शांति से वहीं खड़ा रहा। पूर्वी देवता तलवार के सैनिकों को अंतरिक्ष द्वार से अविरल धारा में बाहर निकलते देख रुद्र के भीतर एक भव्य अनुभूति उमड़ पड़ी। रामगढ़ शहर में एक मुख्य रक्षक अपने अध्ययन कक्ष में आराम से कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तभी कई सैनिक दौड़ते हुए आए। घुटने टेक कर वे बोले, अधिकारी के लिए एक रिपोर्ट। शहर से 10 किलोमीटर दूर अज्ञात लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। उनमें से प्रत्येक ने कवच पहना हुआ है, जिसका अर्थ है कि वे किसी प्रकार की सेना हैं। हालांकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वे पहले ही हजारों में पहुंच चुकी हैं। ये सुनकर कैप्टन का चेहरा उतर गया। वह तुरंत अपनी किताब फेंककर अपने अध्ययन कक्ष से बाहर भाग गया। मगध साम्राज्य और तेजपुर साम्राज्य के बीच का मामला कोई रहस्य नहीं था और यह बात पूरे मगध साम्राज्य में फैल चुकी थी। इसलिए जब हजारों सैनिक अचानक सामने आ गए तो कप्तान का दिल तुरंत अस्थिर हो गया। कप्तान ने शहर की दीवारों के ऊपर से दृश्य का निरीक्षण किया तो पाया कि 10 किलोमीटर दूर लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई दे रहा था।
दूरी के बावजूद वह देख सकता था कि सभी सैनिक चांदी के सफेद कवच पहने हुए थे। वे कहाँ से आए थे? कप्तान ने पूछा। हम नहीं जानते, ऐसा लगता है जैसे वे हवा से प्रकट हो गए हों। अब तो और भी अधिक लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, अन्य उपकप्तानों में से एक ने भयभीत होकर कहा। कप्तान कुछ क्षण के लिए दीवारों पर अपनी जगह से झिझका, क्योंकि उसने देखा कि पहले से ही बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ और भी अधिक सैनिक शामिल हो गए थे। जिस परिधि में वे थे वह बिना किसी चूक के लगातार विस्तारित होती रही। उनमें से हर एक के लिए एक आदेश था, जिससे ये देखा जा सकता था कि वे सभी अत्यंत अनुशासित थे। इस समय तक रामगढ़ शहर में बहुत से लोगों को सैनिकों के इस समूह का पता चल चुका था। ये केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शहर में आने जाने वाले व्यापारियों और भाड़े के सैनिकों ने भी उनके अस्तित्व को नोटिस किया था। कुछ साहसी भाड़े के सैनिक उत्सुकतावश एक घोड़े पर सवार होकर उस क्षेत्र की ओर चल पड़े। कैप्टन के चेहरे पर गंभीरता का भाव था जब वह सैनिकों की ओर बढ़ते भाड़े के सैनिकों को देख रहा था। वह इनका प्रयोग ये निर्धारित करने के लिए करना चाहता था कि ये सैनिक मित्र थे या शत्रु। यदि वे दुश्मन होते तो ये भाड़े के सैनिक जीवित नहीं रह पाते। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में उसे अपनी शक्ति खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। शीघ्र ही शांतिपूर्ण साम्राज्य से कई सौ भाड़े के सैनिक पूर्वी देवता तलवारों के करीब पहुंच गए। जब वे नजदीक पहुंचे तो सैनिकों ने तुरंत उनका रास्ता रोक दिया ताकि वे नजदीक न आ सकें और यह न देख सकें कि अंदर क्या हो रहा है। इन सैनिकों द्वारा प्रदर्शित की गई QE और मारक क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी तथा उनकी शक्ति अविश्वसनीय स्तर पर प्रदर्शित हो रही थी। उनकी रक्तपिपासु आभा ही ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि वे एक शक्तिशाली सेना थी। पूर्वी देवता तलवारों की प्रकृति तीव्र थी और उनकी विस्फोटक आभा भाड़े के सैनिकों को पराजित कर पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। आप कौन हैं? एक अधिक बहादुर भाड़े के सैनिक ने पूछा, जिससे कई सैनिक उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखने लगे। पीला पड़ता हुआ वह सैनिक अनैच्छिक रूप से कई कदम दूर चला गया। उनकी आंखों से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी खतरनाक जादुई जानवर की आंखों को देख रहा हो। इतने दबाव के कारण उनमें उनसे बातचीत जारी रखने का साहस नहीं था। जब कप्तान ने देखा कि सैनिकों ने लड़ाई शुरू नहीं की है तो उसने राहत की सांस ली। ये जानते हुए कि वे दुश्मन नहीं थे, उसने अपने बगल के लोगों को आवाज दी, शहर के स्वामी और सेन कबीले को रिपोर्ट करो, उन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ है। हाँ, सिपाही तुरंत भाग गया। इसके बाद कप्तान ने 500 सैनिकों के एक दल को साथ लेकर रामगढ़ शहर से बाहर जाकर स्वयं स्थिति का जायजा लिया। जब कप्तान सैनिकों के जमावड़े से 50 मीटर के भीतर पहुंच गया तो वह अपनी जादुई सवारी से उतर गया और अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ा। हालांकि जब वह सैनिकों के करीब पहुंचे तो कई बर्फीली निगाहें उन पर केंद्रित हो गईं और उन पर अदम्य दबाव पैदा हो गया। एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर कप्तान ने अपने सदमे को छिपाते हुए अपने हृदय को मजबूत किया। एक पृथ्वी संत मास्टर के रूप में उन पर किसी तरह इन सैनिकों द्वारा दबाव डाला गया था, यह उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक था। महाराज, मैं रामगढ़ नगर का प्रधान रक्षक हूँ। हर्ष, आपका दल कहाँ से आया होगा? कप्तान ने सम्मान में अपने दोनों हाथ जोड़े, लेकिन सैनिकों ने कोई प्रतिक्रिया दिए बिना केवल ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। हर्ष के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था, वह इन सैनिकों की भयानक शक्ति से भयभीत था। उसके दिल में कोई अप्रसन्नता नहीं थी। उसने शीघ्र ही अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाकर भीड़ में किसी को देखने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी सेना का केवल 1/3 ही देख पाया। फिर भी वह किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया। उड़ने की क्षमता के बिना वह भीड़ से किसी को अलग नहीं कर पाता। इसके अलावा चूंकि लोग लगातार स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए विस्तार के दौरान किसी नए व्यक्ति का ध्यान भी नहीं जाता। आखिर ये लोग कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? क्या वहाँ कोई गुप्त रास्ता हो सकता है? कप्तान ने मन ही मन सोचा। हालांकि जब उन्हें लगा कि सैनिकों की ओर से कोई शत्रुता महसूस नहीं की जा सकती तो संभवतः वे दुश्मन नहीं थे। अन्यथा ये सैनिक सीधे शहर पर हमला कर देते और उसे तुरंत ध्वस्त कर देते। उसी समय कैप्टन ने अचानक देखा कि सैनिकों ने कुछ लोगों के लिए सैनिकों की भीड़ के बीच से 3 मीटर का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। इस समय कप्तान का चेहरा सीधा हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि ये लोग इन सैनिकों के नेता थे और वह तुरंत गंभीर हो गया। आगे चल रहे दोनों युवक लगभग 20 वर्ष की उम्र के लग रहे थे तथा उनकी आभा किसी भी तरह से सामान्य नहीं थी। जब कप्तान ने रुद्र को देखा तो उसका दिल धड़क उठा और वह तुरंत उसे सलाम करने चला गया। हर्ष चौथे मास्टर को अपना सम्मान देता है। यद्यपि बहुत कम लोग जानते थे कि रुद्र कैसा दिखता था, हर्ष उन कुछ लोगों में से एक था जो जानता था। जब उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी तो वह तुरंत उन्हें प्रणाम करने चला गया। रुद्र हर्ष के ठीक सामने पहुंचा और बोला, अधिकारी हर्ष, अपने आदमियों को लेकर वापस चले जाए, आपको यहाँ के मामलों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह अधिकारी निर्देशानुसार कार्य करेगा। हर्ष ने अपने पीछे खड़े लोगों को आदेश देने से पहले अपने हाथों को कप के आकार में बनाया। मगध साम्राज्य के शाही रक्षक के रूप में रुद्र की स्थिति के कारण उन्हें रामगढ़ शहर के कमांडिंग अधिकारी को आदेश देने का पूर्ण अधिकार था। चलो शहर की ओर चलें। रुद्र ने फकीर को हवा में उड़ाने से पहले अपने पीछे खड़े लोगों से बात की और रामगढ़ शहर की ओर चल पड़ा। उसके ठीक पीछे 5 शाही सलाहकारों और 3 सेनापतियों ने तुरंत ही विश्व के तत्वों के साथ खुद को घेर लिया और रुद्र के पीछे हवा में उड़ गए। हर्ष सैनिकों से कुछ दूर भी नहीं पहुंचा था कि उसने ये दृश्य देखा, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हुआ।
उसकी दोनों आंखें बड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, हे भगवान! वे सभी स्वर्ग के संत गुरु हैं। रुद्र और अन्य लोगों को आकाश में उड़ते देख हर्ष को होश में आने में काफी समय लगा। अपने हृदय में उठे आश्चर्य को शांत करने के लिए उसने लंबी सांस छोड़ते हुए विस्मय में अपने आप से कहा, सेन वंश का चौथा स्वामी अद्भुत है। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह इतने सारे स्वर्गीय संत गुरुओं को कैसे लाने में सक्षम थे। जैसे ही रुद्र आकाश में लुप्त हुआ, हर्ष के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। रुद्र और समूह की उड़ान तीव्र थी। कुछ ही देर बाद वे सेन कबीले के ऊपर आसमान में पहुंच गए, जहां लोगों का एक बड़ा समूह उन्हें उतरते देखकर दंग रह गया। जैसे ही वे नीचे उतरे, 5 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्यूई स्रोतों को उनकी ओर आते हुए महसूस किया जा सका। मलिक, उज्ज्वल, ऋतिक, नयन और आरव अपनी उपस्थिति आसमान में बिखेरते हुए उड़ते हुए आए। कई स्वर्गीय संत गुरुओं के आगमन ने उन्हें चौंका दिया था और उन्होंने सोचा था कि तेजपुर साम्राज्य एक बार फिर आ गया है। इस प्रकार वे दूसरे पक्ष को डराने की आशा में अपनी उपस्थिति का जोरदार प्रदर्शन करते थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि उनके सामने खड़ा आदमी रुद्र है, तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए और उन्होंने तुरंत ही अपनी कील क्यूई में काट ली। शाही रक्षक। जैसे ही रुद्र हाथ जोड़े हुए वहां पहुंचा, आरव और अन्य लोग चिल्ला उठे। मलिक एक तरफ खड़ा था और रुद्र के पास खड़े लोगों को देखकर आश्चर्यचकित था। उसका हृदय उथल पुथल में था, लेकिन शीघ्र ही वह एक संतुष्ट मुस्कान में बदल गया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चौथे मास्टर के चले जाने के कुछ ही दिनों में वह 8 स्वर्गीय संत मास्टर्स को वापस ले आएगा। मलिक ने मन ही मन खुश होकर सोचा। चौथे गुरु के पास ऐसी क्षमताएं होने के कारण मलिक पहले से ही उन्हें सेन वंश को भविष्य में जबरदस्त सफलता के साथ नेतृत्व करते हुए देख सकते थे। मैं 2 दिन के लिए गया था, तब क्या हुआ था? क्या तेजपुर राज्य से कोई खबर आई है? रुद्र ने शांति से पूछा। सब कुछ वैसा ही रहा है। हमें नहीं पता कि तेजपुर राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आया है। सभी स्वर्गीय संत गुरुओं को अब पता चल गया है कि महामहिम का लगभग अपहरण कर लिया गया था और अब सबसे शक्तिशाली 3 लोग महल के भीतर एकत्र हो गए हैं। वहां के मूल व्यक्ति के साथ संयुक्त शाही महल में 4 स्वर्गीय संत मास्टर्स हैं। वेदा भी वहां 5 बनाने के लिए है। इसलिए केवल रामगढ़ शहर को ही ताकत की जरूरत थी, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा के लिए लौट आया, आरव बोला। अच्छा, रुद्र ने संतोष में अपना सिर हिलाया और फिर मलिक की ओर मुड़ा। चाचा चांद, यह मेरा भाई है, शांतिपुर्म साम्राज्य का तीसरा राजकुमार, फकीर। ये 5 शांतिपुर्म साम्राज्य के शाही सलाहकार हैं और ये 3 शांतिपुर्म साम्राज्य के सबसे मजबूत विभाग, पूर्वी देवता तलवारों के सेनापति हैं। उनमें से 9 लोग तेजपुर साम्राज्य से निपटने में मदद करने के लिए शांतिपुर्म साम्राज्य से आने के लिए सहमत हो गए हैं। लापरवाही न बरतने का साहस करते हुए मलिक ने उनमें से प्रत्येक को अभिवादन के कई शब्द कहे। फिर मलिक ने उत्साहपूर्वक उनमें से प्रत्येक को पास की एक सराय में आमंत्रित करना शुरू कर दिया। जब राठौर सेन को इस समाचार की भनक लगी तो उन्हें पता चला कि यह सेन वंश और मगध साम्राज्य के लिए निस्संदेह एक बहुत बड़ी घटना थी। वह कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत सराय में आदेश दिया कि नए आगंतुकों के स्वागत के लिए सबसे शानदार, भव्य दावत तैयार की जाए। चूंकि ये नवागंतुक शांतिपुर्म साम्राज्य के शाही सलाहकार, सेनापति और राजकुमार थे, इसलिए उनकी स्थिति के कारण सेन वंश के कई वरिष्ठ लोग स्वयं को कमजोर महसूस करने लगे थे। इस प्रकार इस भोज में शामिल होने के लिए योग्य लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। मलिक के अलावा केवल रुद्र और उसका निकटतम परिवार ही इसमें शामिल हो पाया था। चूंकि राजकुमारी आद्या रुद्र की भावी दुल्हन थी, इसलिए उसे एक सीट दी गई थी। राजीव और दक्ष दोनों को विशिष्ट दर्जा दिया गया और उन्हें स्थान भी दिया गया। 10 शाही सलाहकार, 3 सेनापति और राजकुमार ने राठौर सेन, सुमति, मलिक और कई अन्य लोगों के साथ एक ही मेज पर भोजन किया। चूंकि शाही सलाहकारों को शाही संरक्षक और राठौर सेन के बीच के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए 5 शाही सलाहकार और सेनापति रुद्र के पिता और माता के प्रति अत्यंत विनम्र थे। दूसरी मेज पर रुद्र, राजीव, दक्ष, आद्या, फकीर और कई अन्य लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से अधिकांश एक दूसरे को भाड़े के सैनिकों की सभा से जानते थे, इसलिए वे एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे और एक बार फिर मिलकर खुश थे। जब सभी लोग शराब पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे, तभी नगर के स्वामी और सेन वंश को रामगढ़ शहर के बाहर अचानक सेना के आने की सूचना मिली। रिपोर्ट सबसे पहले सेन वंश के बुजुर्गों को दी गई, लेकिन उन्हें पहले से ही इसकी बारीकियां पता थीं और वे दुनिया की परवाह किए बिना मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हालांकि नगर का स्वामी उतना शांत नहीं था जितना कि बुजुर्ग थे। वह रपट फेंककर अपनी सेना की कई टुकड़ियां लेकर बाहर निकल आया। जब नगर स्वामी रामगढ़ शहर की दीवारों के ऊपर खड़ा था, तब 10 किलोमीटर दूर सैनिकों की संख्या बढ़कर 20,000 हो गई थी। कई समूहों ने अपने बैनर हवा में फहराने शुरू कर दिए, जिन पर सैंटी का बड़ा अक्षर देखा जा सकता था। बैनरों पर शांति अक्षर देखकर नगर के स्वामी की आंखें पहचान से चमक उठीं। एक अवर्णनीय भावना ने उनके विचारों को अभिभूत कर दिया। क्या वे शांतिपुर्म साम्राज्य की सेना हो सकती है? असंभव, ये शांतिपुर्म साम्राज्य की सेना नहीं हो सकती। शांतिपुर्म राज्य मगध राज्य से बहुत दूर है। आखिर वे हमारे रामगढ़ शहर के ठीक बाहर अचानक कैसे प्रकट हो गए? रामगढ़ शहर के शासक ने अपने सामने मौजूद इस अवास्तविक दृश्य को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। मेरे नाथ, कप्तान हर्ष शासक के पास पहुंचे।
हर्ष, ये समूह कहाँ से आया है? क्या वे शत्रु हैं या मित्र हैं? क्या उस स्थान पर कोई गुप्त मार्ग है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है? नगर के राजा की आंखें सामने के दृश्य को घूर रही थीं और वह हर्ष से धीमे स्वर में बोल रहा था। महाराज, ये सेनापति नहीं जानता कि यह समूह कहाँ से आया है, लेकिन मैं ये पुष्टि करने में सक्षम था कि वे शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं, क्योंकि सेन वंश के चौथे गुरु रुद्रसेन उनके साथ आए थे। आगे इस बिंदु पर हर्ष की आवाज अचानक बंद हो गई और उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। नगर के राजा ने हर्ष की ओर देखा और पूछा, इसके अलावा? हर्ष ने स्वयं को संभालने से पहले एक लंबी सांस छोड़ी। इसके अलावा चौथे गुरु के साथ 9 स्वर्गीय संत गुरु भी आए। उनके चेहरे से ऐसा लगता है कि वे हमारे मगध साम्राज्य से नहीं हैं। फकीर को रुद्र ने हवा में उठा लिया था, लेकिन हर्ष का ध्यान उस पर नहीं था, इसलिए उसने फकीर को स्वर्ग का संत समझ लिया था। क्या 9 स्वर्ग संत मास्टर्स? नगर का स्वामी सदमे में था और उसे पूर्ण अविश्वास हो रहा था। शांतिपूर्ण साम्राज्य के लिए 9 स्वर्गीय संत गुरुओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनके लिए इतने दूर के राज्य में इतने सारे लोगों को भेजना एक अविश्वसनीय मात्रा में सैन्य शक्ति भेजने के समान था, जिसकी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि मगध साम्राज्य के स्वर्ण युग में भी उनके नाम पर केवल 11 स्वर्गीय संत गुरु थे। मुझे तुरंत सेन कबीले के पास जाना चाहिए ताकि मैं स्वयं स्थिति देख सकूं। बिना देर किए राजा दीवारों से नीचे भागा और अपने घोड़े पर सवार होकर सेन वंश की ओर चल पड़ा। जब स्वामी पहुंचे तो सेन वंश के एक उच्च पदस्थ बुजुर्ग ने उनका स्वागत किया। रोहित, तुम और मैं एक दूसरे को सालों से जानते हैं। क्या आप मुझे अपने कुल में आए नए स्वर्गीय संत गुरुओं की पहचान बता सकेंगे? भगवान ने बुजुर्ग की ओर शरारत से मुस्कुराया।